गाइस, क्या आपको इन प्रेपोजिशन में डिफरेंस पता है? अगर मैं सेंटेंस बोलूँ ही इज इन द रूम और नेक्स्ट सेंटेंस ही इज इनटू द रूम, दोनों में क्या डिफरेंस है? इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? हालांकि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है। इन का मतलब भी होता है मैं, इनटू का मतलब भी होता है मैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ही इज इन द रूम। मान लो मैं आपके घर गई और मैंने आपकी मम्मी से पूछा कि रोहन कहाँ है, तो आपकी मम्मी बोलेगी रोहन इज इन द रूम या फिर ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। तो आप पहले से अगर किसी प्लेस में हो, पहले से ही जा नहीं रहे हो, पहले से किसी प्लेस में हो, किसी जगह में हो, तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं ही इज इनटू द रूम, ही इज इनटू द रूम का मतलब होगा कि आप रूम में अभी जा रहे हो, आप रूम में अभी हो नहीं, आप जा रहे हो, मोशन में अभी जा रहे हो, तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे कि वह रूम में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा वह रूम में पहले से मौजूद है। इन लगाएंगे यानी कि वो पहले से रूम में मौजूद है, और इनटू लगाएंगे मतलब वो अभी जा रहा है। आई एम इन हाउस, मैं घर में हूँ। आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। मतलब आप पहले से अगर किसी प्लेस में मौजूद रहेंगे तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। मान लो ये एक ग्लास है, ग्लास में मैंने एक कॉइन डाला, यहाँ से मैंने एक कॉइन डाला, तो ये ग्लास इस कॉइन में जा रहा है, लेकिन ये मोशन में भी जा रहा है। अब पहले से ग्लास में कॉइन मौजूद नहीं था, मैंने इसमें कॉइन डाला, तो ये कॉइन अभी ग्लास के अंदर जा रहा है, तो मैं बोलूंगी आई ड्रॉप द कॉइन इनटू द ग्लास। मतलब मैंने ग्लास में कॉइन डाला, तो अभी कॉइन जा रहा है, तो उसमें हम इनटू का यूज करेंगे। या फिर मान लो मैं कुएं में कूद रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई जम्प्ड इनटू द वॉल। मतलब मैं कुएं में कूद रही हूँ, मैं पहले से ही कुएं में नहीं थी, मैं मोशन में भी जा रही हूँ। या फिर द मैजिशियन हैज चेंज्ड द पेन इनटू पेंसिल। मतलब मैजिशियन ने पेन को पेंसिल में बदल दिया। पहले वो पेन था, बाद में वो पेंसिल में बदल गया, मोशन में वो बदल गया, चेंज हो गया। तो आप पहले जो स्टेट में रहते हो वो अभी स्टेट, दूसरे स्टेट में आप जाते हो, तो वहां पे आप इनटू का यूज करो। अगर आप पहले से ही कहीं मौजूद हो तो उसमें इन, लेकिन आप किसी मोशन में किसी जगह में जा रहे हो तो उसमें आप इनटू का यूज करो। ठीक है, तो इन और इनटू में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट, ही इज इन द रूम और स्टे इनसाइड द कार, दोनों में क्या अंतर है? ही इज इन द रूम मतलब वो कमरे के अंदर है, स्टे इनसाइड द कार मतलब कार के अंदर में रहना। तो दोनों का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? अंदर। ये इन जो है ना, ये बहुत ही डिफरेंट वे में काम करता है, कभी में तो कभी पर, कभी अंदर। तो यहाँ पे हम बोल रहे ही इज इन द रूम, वो कमरे में है, या फिर आप बोल सकते हो कमरे के अंदर है, या फिर स्टे इनसाइड द कार, वो कार के अंदर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यह है, आप एक रूम में हो, अब ये रूम पूरा इनक्लोज तो नहीं है, मान लो दरवाजा तो खुला भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको इन का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे आप कार के अंदर बोल रहे, स्टे इनसाइड द कार, कार के अंदर हो आप, तो कार पूरा इनक्लोज्ड एरिया है। मान लो ये बॉक्स है, लेकिन बॉक्स का ऊपर हिस्सा में लीड नहीं है, ढक्कन नहीं है, मैंने यहाँ पर एक बॉल डाला, तो ये बॉल इसमें है, तो मैं बोलूंगी द बॉल इन द बॉक्स। द बॉल इन द बॉक्स मतलब ये जो बॉल है ना, बॉक्स के अंदर है। इनका यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि ये पूरा इनक्लोज्ड नहीं है, ऊपर से ये जगह खाली है, तो यहाँ पर इनका यूज करेंगे। लेकिन मान लो ये बॉक्स है, इसके अंदर ये बॉल है, तो ये पूरा इनक्लोज्ड है ना, जब ये इनक्लोज्ड रहेगा तो मैं बोलूंगी द बॉल इनसाइड द बॉक्स। द बॉल इनसाइड द बॉक्स। जब आप खुले किसी बॉक्स की बात करें तो वहां पर इन का यूज करें, और जब एक इनक्लोज्ड बॉक्स की बात करें जो ऑल साइडेड से इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइडेड, तो उसमें हम इनसाइड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इन और इनसाइड में यही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया। गेट इन द कार, गेट ऑन द ट्रेन। इन का यूज कहाँ करेंगे, ऑन का यूज कहाँ करेंगे, ये कैसे समझेंगे? गेट इन द कार मतलब कार के अंदर जाओ, गेट ऑन द ट्रेन मतलब ट्रेन के अंदर जाओ। यहाँ पर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, गेट इनटू द कार, इनटू का भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारा सही होता है। गेट इन द कार भी सही होता है, गेट इनटू द कार भी होता है। लेकिन गेट इन और गेट इनटू में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मान लो आप यहाँ पर बाहर में खड़े हो और किसी दूसरे पर्सन को बोल रहे हो कि कार के अंदर जाओ, तो आप बोलेगा गेट इन द कार। आप पहले से बाहर मौजूद हो, आप पहले से बाहर मौजूद हो और दूसरे बाहर जो खड़ा है पर्सन, उसको आप अंदर जाने के लिए बोल रहे हो, तो उसमें आप गेट इन द कार बोलोगे। लेकिन मान लो आप पहले से कार के अंदर बैठे हुए हो और आप बाहर खड़े पर्सन को अंदर बुला रहे हो, तो उसमें हम बोलेंगे गेट इनटू द कार।
ठीक है। इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? अगर आप बाहर खड़े हो और दरवाजा खोलकर किसी को बोल रहे हो कि अंदर बैठो, तो आप बोलेगा गेट इन द कार, कार के अंदर जाओ। लेकिन अगर आप पहले से ही कार में बैठे हुए हो और दूसरे पर्सन को आप बुला रहे हो कार के अंदर, तो आप बोलेगा गेट इनटू द कार। तो गेट इन द कार, गेट इनटू द कार, दोनों में यही डिफरेंस है। अब गेट ऑन द ट्रेन कहाँ यूज करेंगे? इन का यूज तो हम समझ में आ गया, लेकिन गेट ऑन का यूज कहाँ करेंगे? तो गाइस गेट इन का यूज हम वहां करेंगे जहां पे मान लो कार का दरवाजा आपने खोला और वहीं पर आप बैठ गए। अब दरवाजा जैसे कार के दरवाजा खोलोगे आप वहीं पर बैठ जाओगे, तो उस समय हम इन का यूज करेंगे। लेकिन ट्रेन में क्या आप ऐसा करते हो? ट्रेन का दरवाजा खोलते आप क्या वहां पर बैठ जाते हो? नहीं, आपको चल कर जाना होता है बैठने के लिए, सीट पे जाने के लिए आपको चल के जाना होता है। तो आप किसी सरफेस पे चल के जाते हो, किसी सरफेस को टच करते हुए जाते हो, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द शिप, ऑन द प्लेन, तो सब में हम ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि बस के अंदर भी जाएंगे तो हम दरवाजा खोलेंगे, फिर सरफेस को टच करते हुए चल के जाएंगे तब सीट पे बैठेंगे। प्लेन में भी हम चल के जाएंगे तब सीट पे बैठेंगे, सीप में भी हम चल के जाएंगे तब जाके सीट पे बैठेंगे। लेकिन कार में ऐसा नहीं होता, कार का दरवाजा खोलते ही हम वहां पर बैठ जाते हैं। इसीलिए कार के साथ हम इन का यूज किए, और ट्रेन, बस, प्लेन, शिप के लिए हम ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि हम दरवाजा खोलते हैं फिर सरफेस को टच करते हुए सरफेस के ऊपर हम चलते हुए उसमें हम जाकर बैठते हैं। गेट इन द कार हम कब बोलेंगे, गेट इनटू द कार कब बोलेंगे, आपको समझ में आ गया। और गेट ऑन द ट्रेन कब बोलेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस आप लोगों को मैं दे रही हूँ ताकि आप उसे ट्रांसलेट करें और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने जो समझा वो सही समझा या नहीं। बस में जाकर बैठ जाओ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आई कम होम इन द आफ्टरनून। आई कम होम इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर को घर आता हूँ। नेक्स्ट है, आई कम होम एट नून, मतलब मैं दोपहर में घर आता हूँ। ये भी दोपहर है और नून यानी कि ये भी दोपहर में, दोपहर को ही तो हम नून बोलते हैं, लेकिन ये फिक्स टाइम होता है ना, नून बोलते यानी कि 12 PM हो रहा है, दोपहर के 12 बज गए, फिक्स टाइम हो गया। लेकिन हम इन का यूज और एट का यूज कब करेंगे ये भी समझना होगा। कब करेंगे आप? आफ्टरनून, यहाँ पर इन के साथ आफ्टरनून लगाए। आफ्टरनून यानी कि दोपहर। दोपहर बहुत सारे घंटों का होता है ना, आप फिक्स टाइम नहीं बता रहे हो कि 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इतना नहीं बता रहे हो, आप एक फिक्स टाइम नहीं बता रहे हो, आप सिर्फ आफ्टरनून बोल रहे हो, तो उसमें इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप टाइम बता दे रहे हो कि सीधा नून बोल दे यानी कि 12 PM में आप घर आते हो, तो उसमें एट का यूज करना है। यानी कि आपका अगर फिक्स टाइम दिया रहे तो उसमें आपको एट का ही यूज करना है, अगर फिक्स टाइम ना दिया हो तो वहां पर इन का यूज करना है। तो यहाँ पे हम घड़ी में आप देख सकते हो 12 बज रहे हैं, पूरे फिक्स टाइम है, नून की बात हम कर रहे हैं, फिक्स 12 बजे हैं, तो उस समय हम एट का यूज करेंगे। और यहाँ पे आफ्टरनून, दोपहर हो रहा है अभी, तो दोपहर में कभी भी हो सकता है, कभी भी दोपहर के 2 भी बज सकते, 3 भी बज सकते, 1 भी बज सकते, कितना भी बज सकता है, तो उसमें हम इन का यूज करेंगे। तो एट और इन में यही डिफरेंस है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं तुमसे शाम में मिलूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हम देख लेते हैं इन, ऑन और एट। इनका यूज हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस यानी कि किसी जब जगह की बात करेंगे तब हम इन, एन और एट का यूज कर सकते हैं। जैसे इन का यूज पहले देख लेते हैं। इन का यूज हम करेंगे इनक्लोज्ड विथ बाउंड्रीज। जब किसी बाउंड्रीज में घिरे रहने की बात करेंगे तो उसमें इन का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है, माई मदर इज इन द किचन, मेरी माँ किचन में है। तो यहाँ पर किचन तो बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता है ना, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा इनक्लोज्ड बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता है, तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे इनक्लोज्ड विथ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज से अगर घिरा हुआ रहेगा तो हम इनक्लोज्ड का यूज करेंगे। मान लो आप ग्राउंड में है तो ग्राउंड भी बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता है, वहां भी हम इन का यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, क्लासरूम भी बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहता है तो वहां भी हम इन का यूज करेंगे। तो जो भी जगह में आप रहोगे वहां अगर बाउंड्रीज से घिरा हुआ रहेगा वो जगह, तो उसको आपको आंख बंद करके वहां पर इन का यूज करना है। आई एम इन द स्कूल, आई एम इन द गार्डन, आई एम इन द होम, आई एम इन द रूम। तो इस तरह से आपको इन का यूज करना है जब आप किसी बाउंड्रीज से इनक्लोज्ड रहोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है एट। एट का यूज कब करेंगे? स्पेसिफिक पॉइंट,
किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे, जैसे शी इज वेटिंग फॉर मी एट द एंड ऑफ द रोड, वह मेरा इंतजार कर रही थी रोड के एंड तक। मान लो ये रोड जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि ये रोड जा रहा है, लेकिन इसकी एंड पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गई, इसका आगे रोड नहीं है, यहीं तक रोड है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज होता है ना जहाँ पे रोड होता है और यहाँ पर एंड हो जाता है, यहाँ पर घर होता है लेकिन यहाँ पर इसकी एंड हो जाती है सोसाइटी की। तो वो बोल रहा है शी इज वेटिंग फॉर मी एट द एंड ऑफ द रोड, मतलब रोड के जो एंड पार्ट है ना, जो एकदम लास्ट पॉइंट जो है ना, वहां पे वो मेरा इंतजार कर रही। तो एक पॉइंट है ना, तो वो पॉइंट के लिए हम एट का यूज करेंगे। तो जब आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करोगे, मान लो आप दरवाजा पे खड़े हो और दरवाजे पे आप नॉक कर रहे हो, तो आप नॉक कर रहे हो तो आप एक ही जगह पे नॉक कर रहे हो ना, तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप ठक ठक की आवाज कर रहे हो, तो वहां पे एट का यूज करेंगे। समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजा पे है तो वो दरवाजा पे नॉक कर रहा, तो किसी एक जगह पे वो नॉक कर रहा। तो जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट की आप बात करो तो वहां पर एट का यूज आप करो, ठीक है। इन और एट में क्या डिफरेंस है ये भी मैं बता देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक साइड हमने लिखा है, तो गाइस एक साइड मैंने लिखा है आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। आई एम एट द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। दोनों का मतलब अब स्कूल में है, लेकिन यहाँ पे मैंने इन लगाया और यहाँ पे मैंने एट लगाया, तो कैसे हम समझेंगे कि कहाँ इन लगाना है और कहाँ एट लगाना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस यह है कि मान लो आप स्कूल में, स्कूल क्यों बनता है, स्कूल बनता है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो आप वहां पे पढ़ते हो, आप वहां के छात्र हो, वहां के स्टूडेंट हो। तो उस समय अगर आपको मैंने कॉल किया, आप स्कूल में हो, उस समय मैंने आपको कॉल किया, तो मैं पूछूंगी आप कहाँ हो, तो आप बोलेगा आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। तो आप स्कूल में क्यों हो, पढ़ने के लिए, आप वहाँ के स्टूडेंट हो तो आप वहाँ पर पढ़ने के लिए गए। स्कूल का पर्पस क्या होता है, पढ़ाई करने का होता है। तो आप स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गए हो, तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। मान लो आप किसी स्टूडेंट के फादर हो और मैंने आपको कॉल किया और मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ हो, तो आप बोलेगा आई एम एट द स्कूल। आप स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं गए हो, मान लो आप टीचर से मिलने गए होगे, फीस भरने गए होगे, या तब मैं आपको अगर कॉल करूं तो आप बोलेगा आई एम एट द स्कूल। आप स्कूल में पढ़ने नहीं गए हो, बस आप मिलने गए हो, उसके टीचर से मिलने गए हो, तो उसमें हम एट का यूज करेंगे। तो आप अगर वहाँ के स्टूडेंट हो, वहाँ पढ़ते हो, तो वहां पर इन का यूज कीजिएगा। अगर आप वहाँ पढ़ते नहीं हो, किसी मकसद से गए हो, तो वहां पे आपको एट का यूज करना है, ठीक है। तो इन और एट में यही डिफरेंस है। अब हम ऑन का यूज देखेंगे। जब आप किसी सरफेस को टच करते हो ना, तो वहां पे ऑन का यूज करते हैं। जैसे द कैट ऑन द फ्लोर, मान लो ये फ्लोर है, कैट इसके ऊपर बैठी हुई है, तो फ्लोर को वो टच करते हुए, फ्लोर के ऊपर बैठी हुई है, टच करते हुए बैठी हुई है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। मैं जैसे ये बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो मैं बोर्ड को टच कर रही हूँ, बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे। ऑन द बोर्ड, ऑन द फ्लोर, ऑन द वॉल, किसी चीज के ऊपर की आप बात करोगे तो वहां पर ऑन का यूज करोगे। जैसे कैट ऑन द फ्लोर, कैट क्या है, फ्लोर के ऊपर बैठी हुई है, फ्लोर को टच करते हुए, किसी सरफेस पे टच करते हुए बैठी हुई है। हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, तो वॉल, यहाँ पर एक दीवार है, एक वॉल है, उसके ऊपर ये पिक्चर टांगी हुई है, तो वॉल के ऊपर टांगी हुई है, वॉल के अंदर तो नहीं टांगी हुई है, तो इसमें हम ऑन का यूज करेंगे। जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रहेगा तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। कोई चेयर रखा हुआ है, उसके ऊपर चाय का कप रखा हुआ है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे, ऑन द टेबल, ठीक है। तो ऑन का यूज कब करेंगे, जब किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी रहती है, तो हम वहां पर ऑन का यूज करेंगे। इन, ऑन और एट का यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जब आप टाइम, समय की बात करेंगे तो भी हम इन, ऑन और एट का यूज करते हैं। जैसे इन का यूज करेंगे मंथ्स, यानी कि जनवरी फरवरी, सीजन्स, सीजन्स यानी कि समर विंटर, ईयर यानी कि कोई सा भी ईयर हो सकता है, कोई सा भी साल हो सकता है। टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग की बात करेंगे तो हम इनका यूज करेंगे। जैसे आई वेंट टू द दिल्ली इन 2015, मतलब मैं 2015 को दिल्ली गया था। तो पास्ट की बात करें, हम ईयर की बात किए ना, इसलिए इनका यूज किए, ठीक है। जब हम ईयर की बात करेंगे, साल की बात करेंगे, तो इनका यूज करेंगे। ही विल कम इन द इवनिंग, वह इवनिंग को आएगा, तो इवनिंग की बात किए, टाइम ऑफ द डे की बात की, इसलिए इनका यूज किए। तो इनका यूज आप मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स, टाइम ऑफ द डे के लिए कर सकते हैं। ऑन का यूज करेंगे डे ऑफ द वीक,
डे ऑफ द वीक यानी कि संडे, मंडे, वेडनेसडे, डेट 5, 6, 7 कोई सा भी डेट हो सकता है। स्पेशल डेट्स यानी कि मान लो आपका बर्थडे हो गया, आपका एनिवर्सरी हो गया, स्पेशल डेट होता है ना, तो उसके लिए भी ऑन का यूज करते हैं। जैसे आई विल गेट मैरिड ऑन 11th of November नेक्स्ट ईयर। डेट की बात की ना, डेट की बात की 11th बोले, यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द एनिवर्सरी, तो एनिवर्सरी के एक स्पेशल डेट होता है ना, एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, स्पेशल डेट होता है, तो उसके लिए ऑन का यूज करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर 25th बर्थडे, तो किसी की बर्थडे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करनी हो, एनिवर्सरी करनी हो, तो वहां पे आपको ऑन का यूज करना है। नेक्स्ट है एट का यूज करेंगे स्पेसिफिक टाइम या मील टाइम। स्पेसिफिक टाइम यानी कि आपको टाइम दे दिया होगा 4 PM 7 AM, आपको एक फिक्स टाइम दे दिया गया होगा, या फिर मील टाइम, चाहे वो डिनर का टाइम हो सकता है या लंच हो सकता है, ब्रेकफास्ट हो सकता है, तो कोई सा भी टाइम हो सकता है, उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। जैसे आई हैव अ मीटिंग एट 4 PM, 4 PM बोल दिया ना, 4 हम टाइम हम बता दिए, तो उसके लिए एट का यूज करेंगे। सी यू एट डिनर मील टाइम बता दिए, खाने का समय बता दिए, तो उसके लिए एट का यूज करेंगे। ही वर्क मी अप एट मिडनाइट, ही वर्क मी अप एट मिडनाइट, मिडनाइट यानी कि आधी रात, रात के 12 बजे, तो हम फिक्स टाइम बताया ना रात के 12 बजे, तो वहां पे हम एट का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर नून लिखते यानी कि दोपहर का 12 बजता, तो भी एट का यूज करेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो इन, ऑन और एट का यूज हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए कैसे करेंगे, आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें भी एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, व्हेन वी से लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस वी डू नॉट ऑल्सो यूज एट, इन, ऑन। मतलब अगर आप लास्ट, नेक्स्ट या एवरी का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, तो उसमें एट, इन, ऑन का यूज नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं तुमसे सोमवार को मिलता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, सोमवार यानी कि डे ऑफ द वीक की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बोलती आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल सी यू ऑन मंडे। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं तुमसे अगले सप्ते मिलता हूं, तो मैं बोलूंगी आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट की बात कर दिया ना, तो यहाँ पर इन, ऑन, एट का यूज नहीं होगा, हम सीधा बोलेंगे आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इनटू, टू, टूवर्ड्स, अक्रॉस, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। किसी मूवमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम इन, टू या टूवर्ड्स, अक्रॉस का यूज करेंगे। जैसे इनटू का यूज करेंगे मूवमेंट टू इनक्लोज्ड स्पेस, इनक्लोज्ड स्पेस में हम जब कुछ किसी मूवमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम इनटू का यूज करेंगे। अब इन और इनटू में तो डिफरेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कोई चीज पहले से ही कहीं मौजूद होगी तो उसमें इन का यूज करेंगे, लेकिन आप कोई चीज मोशन के साथ अभी जा रही है तो उसमें इनटू का यूज करेंगे। मान लीजिए ये बॉक्स है, बॉक्स में ये पहले से ही बॉल रखा हुआ है, तो उसमें हम इन का यूज करेंगे। लेकिन ये बॉक्स के अंदर मैंने ये बॉल डाला, तो बॉल अभी मोशन के साथ अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे हम इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर पहले से मौजूद होगा तो हम बोलेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल बॉक्स के अंदर है। अगर हम यहाँ डालेंगे बॉल को, तो हम बोलेंगे ही थ्रू द बॉल इनटू द बॉक्स, उसने गेंद बॉक्स में फेंकी, गेंद को बॉक्स में फेंकी, ही थ्रो द बॉल इनटू द बॉक्स, ठीक है। तो इन और इनटू में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ही गॉट इनटू द कार क्विकली, मतलब मान लो आप कार के अंदर बैठे हुए हो, आपने किसी को अंदर सिर्फ ऐसे ही उसका मन रखने के लिए अंदर बुला लिया, आप चाहते नहीं हो कि वो कार के अंदर आए, आपने उसका बस मन रखने के लिए उसे कार के अंदर बुलाया, वो झट से कार के अंदर चला आया, तो उस समय आप बोल सकते हो ही गॉट इनटू द कार क्विकली, वो तुरंत कार के अंदर बैठ गया। आपने मन रखने के लिए उसको सिर्फ बोला कि अंदर आके बैठ जाओ, लेकिन वो झट से आके बैठ गया, तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे क्योंकि वह मोशन के साथ अंदर आके बैठ गया। ही जंप इनटू द स्विमिंग पूल, वह स्विमिंग पूल में कूद गई, तो मोशन के साथ वह स्विमिंग पूल में जा रही है, तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे। ओवर, मूवमेंट अबव द, अक्रॉस द टॉप ऑफ द सर्फेस ऑफ समथिंग। यहाँ मान लो आप यहाँ पर एक घर है, यहाँ से एक हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहा है, तो ये इसको ऊपर से, यहाँ से ऊपर से जा रहा है ना, ऊपर से जा रहा है, तो वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे कि ऊपर के लिए तो हम एवर्ब का भी यूज करते हैं, तो गाइस बिल्कुल सही, ऊपर के लिए हम एवर्ब का भी यूज करते हैं और ओवर का भी यूज करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। एवर्ब का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सिर के ऊपर कोई चीज रहेगी, लेकिन वो एक जगह ही रहेगी, हिलेगी नहीं, बस एक जगह ही रहेगी। मान लो मैं बैठी हुई, मेरे सिर के ऊपर
फैन है तो मैं बोलूंगी द सीलिंग फैन अबव माई हेड। जो मेरे सीलिंग फैन है वो मेरे सिर के ऊपर है, लेकिन क्या सिर के ऊपर से वो हिल रही है, इधर से उधर जा रही है? नहीं, इसीलिए हम वहां पर अबव का यूज किए। लेकिन अगर मैं बोलूं द एरोप्लेन ओवर माई हेड, तो मेरे सिर के ऊपर से एरोप्लेन क्रॉस किया, मूवमेंट के साथ क्रॉस कर गया, तो वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस है अबव और ओवर में। आई विल फ्लाई ओवर द माउंटेन। अगर मुझे कभी मौका मिला उड़ने का तो मैं माउंटेन के ऊपर से उड़ूंगा। ठीक है, तो आप माउंटेन के ऊपर से उड़ेंगे, मतलब मूवमेंट के साथ वहां से फ्लाई करेंगे, उड़ेंगे। ठीक है, द डॉग जंप ओवर द वॉल। यहाँ पे एक वॉल है, कुत्ते ने जंप करके इधर चला गया, मतलब मूवमेंट के साथ वो इधर से उधर चला गया, तो वहां पे हम ओवर का यूज करेंगे। अब है एक्रोस। एक्रोस का यूज करेंगे मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। जैसे मान लो ये रोड है, रोड के इस साइड आप हो और इस साइड किसी का घर है, तो आप यहाँ से क्रॉस करोगे ना, तो वो क्रॉस करना ही एक्रोस हो गया, मतलब मूवमेंट करो। आप यहाँ थे, मूवमेंट करके आप दूसरे साइड आ रहे हो, तो वहां पे एक्रोस का यूज करना है। आई कैन स्विम एक्रोस द रिवर। मैं तैर कर इस तरफ से उस तरफ जा सकता हूँ, मूवमेंट करके मैं इस साइड से उस साइड जा सकता हूँ, तो उस वाले सिचुएशन में एक्रोस का यूज करना है। ही लिव्स एक्रोस द स्ट्रीट। ये रोड के इस पार रहता है, आप इस पार हो और वो रोड के इस पार रहता है, सड़क के इस पार रहता है, तो वहां पे हम एक्रोस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस साइड से उस साइड जाने के लिए हम एक्रोस का यूज करेंगे। तो गाइस, आप ये मत समझिएगा कि ऑन का यूज सिर्फ एक ही सिचुएशन में किया जाता है। ऑन का बहुत ही अलग अलग यूजेस होते हैं, बहुत ही अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग कंडीशंस के साथ किया जाता है। उसी तरह से एट का भी बहुत सारा यूज होता है और इन का भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में इन, एट और ऑन को जानने वाले हैं। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि आप कुछ ना कुछ नया सीखकर जरूर जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ऑन। ऑन से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है, कितने यूजेस है, सभी हम पहले सीख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑन का मतलब होता है ऊपर या पर। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रहती है या ऊपर रहती है, देखिए इसमें भी पर आ रहा ना, तो ऊपर या पर के सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं। जनरली हम हिंदी मीनिंग पे नहीं जाएंगे, हम सिचुएशन देखेंगे कि किस सिचुएशन में किसका यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप देखोगे मैं आपको पूरे अच्छे से क्लियर कर दूंगी। पहला एग्जाम्पल है, यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं, तो यहाँ पर आपको मेज दिख रहा है, राइट। मेज पर क्या, यहाँ पर किताबें दिख रहा है। तो आप याद रखिएगा, जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर रहती है, ठीक है, और वो बिल्कुल टच में रहती है, ठीक है, टच में रहती है। जैसे आप अपना किताब को टेबल पे रखते हो, है ना, तो वो क्या टेबल से चिपक जाती है, आपका जो भी बुक है वो टेबल से चिपक जाती है, यानी कि नीचे वाला टेबल का जो सरफेस है उससे वो टच करती है। तो जब भी कोई चीज किसी सरफेस से टच करती है तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑन का। चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग्स हो, जब भी कोई सरफेस से टच करती है, जैसे आप टेबल पर बैठे, टेबल इस तरह से, टेबल जो रहता है ना पूरा खुला, इस तरह के टेबल पे अगर आप बैठे तो वहां पे आप लगाओगे वन, क्योंकि आप सरफेस, वहां पे आप लगाओगे ऑन क्योंकि आप सरफेस से चिपक रहे हो, सरफेस को टच कर रहे हो। ओके, तो हमारा सेंटेंस है, यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, किताबें हैं यानी कि किताबें सरफेस से टच कर रही है। हम बोलेंगे देयर आर, किताबें हैं यानी कि बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए आर का यूज किए हैं। देयर आर सम बुक्स, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल यानी कि वो टेबल से चिपका हुआ है, उसके सतह को टच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है, लड़का छत पर खेल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये छत है ना, अगर छत के ऊपर आप चढ़ जाओगे तो आप छत पे क्या हवा में लटक के रहोगे? नहीं ना, आप नीचे के फ्लोर जो है उसे टच करोगे, छत को आप पैरों, वहां पर पैर रखोगे तो वो टच हो रही है आपसे, है ना, तो जहां भी टच होगा वहां पे ऑन का यूज करेंगे। तो लड़का छत पे खेल रहा है, ये सेंटेंसेस को हम बनाएंगे द बॉय इज, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, ठीक है, आपको पता चल पाएगा कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है। द बॉय इज प्लेइंग ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। देखिए प्रीपोजिशन का काम ही होता है उसकी पोजीशन को बताना,
ठीक है, प्रीपोजिशन का काम होता है पोजीशन को बताना। तो यहाँ पे लड़का की पोजीशन क्या है, लड़का कहाँ है, छत पर है। तो पर आ रहा है यानी कि छत पर वो सरफेस को टच कर रहा है, तो ऑन हम लोगों ने लगाया, तभी तो हमें पता चला कि लड़का छत के ऊपर है। अगर ऑन नहीं रहता तो हमें पता चलता कि लड़का खेल रहा है छत, लड़का खेल रहा है छत, दोनों का जो रिश्ता है वो हमें पता नहीं चल पाता। इसीलिए हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर दिया, तो मतलब हो गया कि लड़का छत पर है, उसके ऊपर में खेल रहा है। ओके, तो प्रीपोजिशन का यही कार्य होता है, आपकी पोजीशन दो सेंटेंसेस का रिश्ता बता देता है। ओके, तो ये आपको पहला यूजेस, ये ऑन का पहला यूजेस था। आई होप आपको क्लियर हो गए कि जब कोई चीज सरफेस से टच करती हो तो वहां पर ऑन का यूज करते हैं। ओके, चलिए ऑन का सेकंड यूजेस, उससे पहले मैं आपको ऑन टू में कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देती हूँ। अक्सर लोगों की कमेंट्स आती है कि मैम ऑन और ऑन टू में क्या फ़र्क है, यानी कि दोनों का मतलब ऊपर या पर होता है, लेकिन किस में क्या यूज़ करना है। तो अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि टेबल है और टेबल के ऊपर कुछ किताबें रखी हुई है ना, टेबल के ऊपर कुछ किताबें रखी हुई है, तो किताबें टच कर रही है, टेबल को टच कर रही है, यानी कि किताबें पहले से ही इस पे रखी हुई थी, है ना। और ऑन टू में मूवमेंट होता है, जैसे उसने किताब टेबल पर रख दी, यहाँ पर आपका टेबल है, ठीक है, यहाँ पर आपका टेबल है और ये जो लड़का आपको दिख रहा ना, ये आया और ये अपना किताब इस पे रख दिया, तो एक मूवमेंट के साथ सरफेस को टच किया ना किताब। हाँ, आखिर का देखिए, ऑन टू का मतलब भी होता है सरफेस को टच करना, ऑन टू का भी मतलब होता है सरफेस को टच करना, लेकिन एक मूवमेंट के साथ टच करना। जैसे मान लीजिए ये आपका एक टेबल है और यहाँ पर एक डॉगी बैठा हुआ था नीचे फ्लोर पे, तो हम बोलेंगे डॉगी इज, मतलब द डॉग इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, क्योंकि वो पहले से ही फ्लोर पर बैठा हुआ है। लेकिन मान लीजिए उसका मूड चेंज हो गया और उसने जंप करके टेबल पे चला गया, तो यहाँ पर देखिए जंप किया तो उसके शरीर में मूवमेंट हुआ, एक गति हुआ, और गति के साथ दूसरे सरफेस को वो टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऑन टू का यूज करेंगे, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल, यानी कि वो टेबल पर जंप किया, तो मूवमेंट के साथ जंप किया, इसीलिए वहां पर ऑन टू यूज करेंगे। तो विदाउट मूवमेंट अगर सरफेस को टच कर रहा है यानी कि ऑन, और मूवमेंट के साथ अगर कोई चीज सरफेस को टच कर रही है यानी कि ऑन टू। आई होप आपको क्लियर हो गए। तो उसने टेबल पर किताबें रख दी, हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, ही पुट द बुक, ही पुट द बुक ऑन टू द टेबल, यानी कि मूवमेंट के साथ उसने बुक को रखा है ना, इसलिए हम यहाँ पर ऑन टू का यूज किया। हमारा सेंटेंस हो गया, ही पुट द बुक ऑन टू द टेबल। ओके, कुत्ता मेज पर कूदा, फटाफट बनाइए, कैसे हम बनाएंगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हमेशा यही कहती हूँ कि आप मेरे साथ बनाते हुए चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो हमारा सेंटेंस है, कुत्ता मेज पर कूदा, हम बोलेंगे द डॉग जम्प्ड, इसे मैं क्लीन कर देती हूँ, द डॉग जम्प्ड, कूदा यानी कि जंप किया, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल, यानी कि कुत्ता मेज पर कूदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है ऑन का यूज। अभी हम ऑन और ऑन टू में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों ने सीख लिया। अब ऑन का सेकंड यूजेस है दिशा, यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे मैं दाईं ओर जाता हूँ, रोहन मेरे बाईं ओर के घर में रहता है, तो दाईं बाईं लेफ्ट राइट जो आप यूज करते हो ना डायरेक्शन बताने के लिए, वहां पे हमेशा ऑन का यूज किया जाता है, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। ओके, जैसे कि रोहन बाईं ओर बैठा था, मतलब ये जो लड़का है ना, ये बोल रहा कि रोहन बाईं ओर बैठा था, तो ये जो लड़का है ये इसको बोल रहा कि रोहन बाईं ओर बैठा था। तो यहाँ पे वो बाईं ओर यूज कर रहा है, तो वो बोलेगा रोहन वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट आपने यूज किया, लेफ्ट राइट एक डायरेक्शन है, उससे पहले आपने ऑन का यूज किया। रोहन वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट, रोहन मेरी दाईं ओर खड़ा था, रोहन वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट। ओके, दाईं ओर खड़ा था ऑन द राइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, आपको दाईं ओर
मुड़ना है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप सीधे जाना, उसके बाद आपको दाईं ओर मुड़ना है, ऐसे हम रास्ता बताते हैं ना, तो दाईं ओर आपने यूज किया यानी कि ऑन द राइट। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू हैव, दाईं ओर मुड़ना है यानी कि हैव टू का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू टर्न ऑन द राइट, ऑन द राइट। देखिए अभी मैंने ये सेंटेंस फ्रेम किया ना, तो काफ़ी लोगों की ये कमेंट आ जाएगी कि मैम आप गलत सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हो, यहाँ पर ना है तो आ रहा, तो आप हैव टू क्यों यूज़ कर रहे हो। जनरली हम यहाँ पर आर टू का यूज़ करते हैं, है ना। तो गाइस वो भी सही है। देखिए ग्रामर रूल के हिसाब से आप बात करो तो आर टू आपका यूज़ होता है जब आप अपनी इच्छा से कोई काम करते हो, है ना, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे आर टू। लेकिन जब कोई काम कंपल्सन के तौर पर करोगे यानी कि मजबूरी में करोगे तो वहाँ यूज़ करोगे हैव टू। तो मुड़ना है ये आप अपना मन से सेंस निकाल सकते हो। अगर आपको मजबूरी में अगर कोई बोले मतलब आप जाना नहीं चाहते हो वहां पर, लेकिन आपके पापा ने आपको भेज दिया और आपको बोला कि तुमको वहां से दाईं ओर मुड़ना है, यानी कि आपको मुड़ना पड़ेगा, आप जाना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ेगा, ऐसा वाला सेंस आएगा, तो हैव टू यूज कर देना। और अपनी मर्जी से अगर कोई काम करना है तो आर टू यूज कर देना, दोनों करेक्ट है। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो डायरेक्शन के लिए समझ में आ गए। अब है थर्ड यूज है ऑन का, डे डेट और ओकेजन बताने के लिए। ठीक है, डे डेट और ओकेजन, जैसे कि वीकेंड आप यूज करते हो, ये जो वीकेंड होता है ना कि मैं वीकेंड में घूमने के लिए जाऊंगा, तो ये वीकेंड से पहले भी आप कभी कभी ऑन का यूज कर देते हो और कभी कभी वीकेंड से पहले एट का भी यूज होता है। तो ये मैं आपको कंफ्यूजन आगे क्लियर करूंगी। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर देखिए कि ऑन का यूज हम डे डेट और ओकेजन, ओकेजन यानी कि बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो ऑन का। देखिए जैसे कि वह रविवार को मुंबई से वापस आएगी, वह रविवार को मुंबई से वापस आएगी, तो यहाँ पर देखिए आप डेज ऑफ वीक की बात कर रहे हो ना, डेज मैंने बताया ना कि आप डेज ऑफ वीक की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे ऑन संडे। ओके, ऑन संडे, ऑन मंडे, आप इस तरह से जो भी डेज ऑफ वीक है उन सब के आगे में आपको ऑन का यूज करना होगा। तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, वह रविवार को मुंबई से वापस आएगी यानी कि लड़की की बात करें, हम बोलेंगे सी विल, फ्यूचर की बात है, सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, कब आएगी, रविवार को, यानी कि ऑन संडे, ऑन संडे। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन संडे, वो मुंबई से रिटर्न आएगी कब, रविवार को। ओके, नेक्स्ट है रोहन 15 जून 2025 को शिमला जाएगा, यानी कि 15 जून 2025 को शिमला जाएगा, यानी कि आगे की ये प्लानिंग कर रहा है ना, प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर में वो जाएगा। तो यहाँ भी आपको देखिए एक डेट बता दिया ना, डेट जब बता देगा तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होगा, हम बोलेंगे रोहन विल गो टू शिमला, रोहन विल गो टू शिमला, मतलब रोहन शिमला जाएगा, कब जाएगा, 15 जून 2025। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, ऑन, क्योंकि डेट लगाने से पहले आपको वहाँ पे ऑन का यूज़ करना है, तो 15 जून 2025। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है ऑन का, जब डेज ऑफ वीक यानी कि डेट या ओकेज़न, जैसे बर्थडे हो गया, मदर्स डे हो गया, ये सब होता है ना ओकेज़न, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ऑन का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऑन का हम लोगों ने सीख लिया यूजेस। अब हम बढ़ते हैं इन की तरफ। इन का मतलब होता है में, जैसे कि आप कोई भी मंथ बताते हो, ठीक है, मंथ की बात करो या फिर ईयर बताते हो, इन सब के साथ आप इन का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 2024 में ग्रेजुएट किया था, 2024, अभी 2024 चल रहा है, मान लीजिए जनवरी में मैंने क्लियर किया था, है ना, तो यहाँ पर मैंने ईयर बता दिया, कब, 2024। तो जब ईयर की बात करोगे तो वहाँ पर इन का यूज़ होता है। तो आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हो। अब बोल सकते हो आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2024,
ठीक है, तो यहाँ जो आपने ईयर यूज़ किया ना, उससे पहले आपको इन का यूज़ करना होगा, याद रखिएगा। और जैसे मंथ की आप बात करते हो, मार्च में कंपनी में शामिल होगी, तो आप ऑन और इन में कंफ्यूज मत होना। जब डेट एग्जैक्ट आपको डेट बता देगा तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ मंथ बताएगा तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। जैसे वह मार्च में कंपनी में शामिल होगा, तो यहाँ पर आपको मंथ बता रहा, डेज ऑफ वीक नहीं है, ये मंथ है। मार्च, जनवरी, ये सब आपका क्या है, मंथ है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। तो कंपनी में शामिल हुई तो हम बोलेंगे सी जॉइंड द कंपनी, वो कंपनी में शामिल हुई, सी जॉइंड द कंपनी। कब, मार्च में, यानी कि इन मार्च। ओके, ठीक है, सी जॉइन द कंपनी इन मार्च, वह मार्च में कंपनी में शामिल हुई। तो जब भी आप मंथ, ईयर, इन सब की बात करोगे तो वहाँ इनका यूज़ करोगे, लेकिन एग्जैक्ट आप डेज ऑफ वीक की बात करोगे या फिर डेट की बात करोगे तो वहाँ ऑन का यूज़ होता है। जनरली स्टूडेंट यहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप लाइफ में कभी कन्फ्यूज़ ना हो। ओके गाइस, इन सब की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बस वो आपको मेरे साथ समझते हुए चलना है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से है मे। हिंदी इनका ही यूज देख रहे हैं तो हिंदी मीनिंग में हो सकता है। ओके, तो में जैसे कि कोई चीज किसी चीज के अंदर है, जैसे आप कमरे के अंदर है तो आप बोलोगे आई एम इन द रूम, क्योंकि आप एक इनक्लोज्ड एरिया में हैं, है ना। आप किसी चीज के अंदर रहोगे तो वहां पर इनका यूज करोगे, आई एम इन द रूम, या फिर आई एम इन द क्लास, आई एम इन द कॉलेज, आई एम इन द हॉस्पिटल, इस तरह से आप यूज करोगे इनका। जब आप किसी हॉस्पिटल में भी, आप हॉस्पिटल के रूम में रहोगे तब यूज करना इन। ओके, तो अब जब हॉस्पिटल से बोलोगे तो वो बात अलग हो गई, लेकिन हॉस्पिटल के कमरा में रहोगे तो वहां पर इनका यूज करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आपने प्लेस बता दिया और वो इनक्लोज्ड एरिया है, तो वहां पे इनका यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, मेरे बैग में 5 कलम है, तो ये मेरा बैग है, बैग के अंदर है ना 5 कलम, बैग के अंदर है, तो यहाँ पर इनका यूज करेंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे I have 5 pens. I have 5 pens in my bag. तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, I have 5 pens in my bag, यानी कि मेरे बैग में 5 कलम है, या फिर मेरे बैग में 4 किताबें हैं, I have 4 books in my bag, यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, बंद रहती है, तो वहाँ पे आप इनका यूज़ करोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बाल्टी में कुछ पानी है, तो ये बाल्टी में है, बाल्टी के अंदर है ना, बाल्टी के अंदर है, तो यहाँ पर इनका यूज करेंगे। हम बोलेंगे देयर इज सम वाटर। जब आप वाटर या कोई चीज को गिन नहीं सकते हो ना, तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि वो आपको सिंगुलर में काउंट होता है। ठीक है, जब आप किसी चीज को जब आप किसी चीज को गिन नहीं सकते हो तो वो आपका सिंगुलर में काउंट होता है। तो देयर आर सम वाटर इन द बकेट, ओके, मतलब बकेट में कुछ पानी है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपको ये समझ में आया ना, कोई चीज किसी चीज के अंदर आती है, आप कमरे में हो, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल कर दिया और आपसे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो आप अगर रूम में होंगे, कमरे में, तो आप बोलना आई एम इन द रूम। अगर आप छत पे होंगे तो क्या बोलोगे। अच्छा, पहले आप मुझे बताइए, अगर आप छत पे होगे तो आप क्या बोलोगे कि मैं छत पर हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बोलोगे, जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। इसके अगर आप छत पे रहोगे और आपका फ्रेंड आपको कॉल करके पूछता है कि भाई तुम कहाँ हो, तो आप बोलोगे कि मैं छत पर हूं, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, जल्दी। मैं छत पर हूं, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम ऑन द रूफ, क्योंकि आप छत के ऊपर है, यानी कि छत के फ्लोर को टच कर रहे हैं, छत पर हूं। ओके, अगर आप किचन में रहोगे तो किचन एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, बोलोगे आई एम इन द किचन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब इन और इनटू में क्या डिफरेंस है वो बता देती हूँ, क्योंकि इनटू का मतलब भी होता है में, और ये भी इनक्लोज्ड एरिया के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे इन आपका
इनक्लोज्ड एरिया के लिए यूज होता है ना, सेम आपका इनटू भी इनक्लोज्ड एरिया के लिए वर्क करता है, बट इसमें होगी मूवमेंट। जैसे ऑन टू में आप देख रहे थे ना, बिल्कुल सेम इसमें भी वही केस होता है, इसमें आपका मूवमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल वो कमरे में घुसा, अगर ये लड़का पहले से कमरे के अंदर रहता तो ये बोलता आई एम इन द रूम, लेकिन ये क्या कर रहा, अभी ये मोशन के साथ कमरे के अंदर जाएगा, है ना। आप जैसे कि मान लीजिए मैं एक एकदम एग्जाम्पल देती हूँ, एकदम इजी वे में मैं क्लियर करवाना चाहती हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आप अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और उस वक्त अगर आपका फ्रेंड आपको कॉल करके पूछता है कि भाई तुम कहाँ हो, तो आप बोलोगे आई एम इन द रूम। ओके, ये क्लियर है। मान लो आप, फिर से दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, आपका फ्रेंड आपके घर आया और आपकी मम्मी से पूछा कि रोहन कहाँ है, तो आपकी मम्मी बोलेगी कि रोहन कमरे में है, जाओ उससे मिल लो। तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, वो चल कर आएगा और आप जो कमरे में हैं वो कमरे में इंटर करेगा, यानी कि वो मूवमेंट के साथ चलकर, मूवमेंट के साथ एक इनक्लोज्ड एरिया में जाएगा, तो वहां पर इनटू का यूज करेगा, है ना। बोलेगा आई वेंट इनटू द रूम, यानी कि मैं कमरे में घुसा, मैं कमरे के अंदर गया, आई वेंट इनटू द रूम। ओके, तो मूवमेंट के साथ जब इनक्लोज्ड एरिया में आप जाओगे तो वहां पे इनटू का यूज किया जाता है। जैसे कि आप जंप करके पानी के अंदर जा रहे हो, है ना, जंप करके आप पानी के अंदर जा रहे हो, तो वहां मूवमेंट के साथ आप अंदर जा रहे हो, तो इनटू का यूज करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया इनटू। चलिए अब एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे वह कमरे में घुसा, आप बोल सकते हो वह कमरे में घुसा, यानी कि he went into the room, into the रूम। ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में घुसा, ही वेंट इनटू द रूम। वह नदी में कूदा, यानी कि नदी में एक मूवमेंट के साथ कूदेगा, है ना, और इसके अंदर जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, मैंने लिख दिया इनटू द रिवर। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा इनटू और ऑनटू में क्या फर्क है। ऑनटू और इनटू दोनों में मूवमेंट होता है। क्या मैंने बोला, ऑनटू ONTO ऑनटू, या बात करो इनटू INTO, इन दोनों में क्या फर्क है, कौन बता सकता है इन दोनों में क्या फर्क है। तो गाइस ऑनटू में फर्क है, इसमें भी दोनों में मूवमेंट होता है, दोनों में मूवमेंट होता है, लेकिन ये जंप करके किसी खुले एरिया में जाता है और ये जंप करके किसी इनक्लोज्ड एरिया में जाता है। ओके, ये फर्क है ऑनटू और इनटू में, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट इनका यूज है मैं के सेंस में इसका यूज करेंगे जब आप बिग सिटी में रहोगे, ठीक है, बड़े बड़े कंट्रीज में, बिग सिटी में, ठीक है, यहाँ पर रहोगे, बिग सिटी, कंट्री बात कर लो, ठीक है, स्टेट, इन सब की बात करोगे तो वहाँ पर इन का यूज होता है। जैसे मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया यूज करते हो ना, तो वहाँ पर इन क्यों यूज होता है, इंडिया है, बिग है, इसीलिए वहाँ पर इन का यूज किया जाता है। तो कंट्री हो, जैसे कि आप, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आप एक बड़े कंट्री का नाम बता दिए, तो आई लिव इन दिल्ली हो जाएगा। ओके, दिल्ली आपका बिग कंट्री हो गया, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, इन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी लिव इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, वी लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट है, मैं लखनऊ के गोमती नगर में रहता हूँ, तो यहाँ लखनऊ बात आपकी की जा रही है, बिग सिटी है, गोमती नगर आपका एक छोटा सा शहर हो गया, ठीक है, गोमती नगर मतलब इसके बीच में है ये, लेकिन बिग सिटी आपका लखनऊ कहला रहा है। तो आप इस तरह से बोलोगे आई लिव एट गोमती नगर, ये गोमती नगर है ना, छोटा सा प्लेस है, लखनऊ का एक छोटा सा प्लेस है, इसलिए वहाँ एट का यूज़ किया। अभी एट का यूज़ मैं क्लियर करवाऊंगी ना, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। गोमती नगर, आई लिव एट गोमती नगर इन लखनऊ, ठीक है, इन लखनऊ। तो इन क्यों लगाए, इनके लखनऊ के पहले इन लगाए क्योंकि लखनऊ हमारा बिग सिटी कहलाया, और गोमती नगर लखनऊ का एक छोटा सा प्लेस होता है,
ठीक है। जैसे मान लो ये आपका कमरा है और कमरा का एक हिस्सा जैसे किचन होता है ना, एक हिस्सा किचन हो गया, एक हिस्सा रूम हो गया, एक हिस्सा हॉल हो गया, इस तरह से होता है ना। वैसे ही तो एक कंट्री भी होता है, एक सिटी भी होता है, उसका कई सारा हिस्सा भी होता है। तो अगर पूरे कंट्री की आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे, लेकिन कंट्री के छोटे छोटे हिस्से की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर एट का यूज़ होता है। ओके, चलिए आगे बताती हूँ। इनके यूज़ आपको क्लियर हो गए, अब एट में चलते हैं। एट का फर्स्ट यूज है में। जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि स्मॉल प्लेसेस की बात करोगे, क्या मैंने बताया, स्मॉल प्लेस की बात करोगे तो वहां पे आप यूज करोगे एट का। ओके, जैसे उसका मैनेजर रामपुर में रहता है, तो उत्तर प्रदेश का रामपुर छोटा इलाका हो गया, तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे उसका मैनेजर, मान लो किसी लड़की का मैनेजर हो गया, ओके, वो बॉस हो गई, उसका मैनेजर हो गया, तो हम बोलेंगे हर मैनेजर लिव्स एट रामपुर, एट रामपुर। तो हमारा सेंटेंस हो गया हर मैनेजर लिव्स एट रामपुर, मतलब उसका मैनेजर रामपुर में रहता है। मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। तो देखिए नई दिल्ली का एक छोटा सा प्लेस है जामिया नगर। नई दिल्ली अब इतना छोटा थोड़ी हो गया, बड़ा सा है, उसका बहुत सारा छोटा छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, बहुत सारा हिस्सा होता है छोटा छोटा। अब ये छोटा हिस्सा का एक हिस्सा जामिया नगर है। ठीक है, तो ये छोटा सा हिस्सा हो गया, यानी कि एट का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस को बोलेंगे आई लिव एट जामिया नगर, आई लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली। ओके, मतलब मैं न्यू दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। तो स्मॉल बिग सिटीज की बात करोगे तो इन, और स्मॉल प्लेसेस की बात करोगे तो एट। ओके, नेक्स्ट एट का यूज करते हैं मे के सेंस में। जब आप एग्जैक्ट टाइम बताते हो, जैसे 6 o'clock हो गया, 7 o'clock हो गया, या फिर एट नाइट हो गया, एट नून हो गया, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं एट का। ठीक है, नाइट, नून, मिडनाइट, 6 o'clock, एग्जैक्ट टाइम आपने बता दिया। ठीक है, तो वहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सुहाना सुबह 7 बजे स्कूल जाती है। अक्सर आप जब कॉन्वर्सेशन की बुक पढ़ते होंगे, आप जब छोटे थे तो कॉन्वर्सेशन की एक बुक आती थी ना, उसे आप पढ़ते होंगे, तो आप ऐसे बोला जाता है आई वेक अप एट 6 o'clock। तो वहाँ 6 o'clock के पहले एट लगा रहता था, है ना। तो एट क्यों लगा रहता था, क्योंकि 6 o'clock आपका एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया और उसके पहले हमें एट का यूज करना होता है, हैं? ठीक है, देखिए हम बोलेंगे सुहाना गोज टू स्कूल, सुहाना गोज टू स्कूल। कब? 7 AM, सुबह 7 बजे जाएगी ना, शाम को नहीं जाएगी। तो एट 7 AM। तो हमारा सेंटेंस हो गया सुहाना गोज टू स्कूल एट 7 AM। ओके, नेक्स्ट, तारे रात में चमकते हैं। तो रात आपने बता दिया, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर मॉर्निंग बोलिएगा तो इन द मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून बोलिएगा, आफ्टरनून यानी कि नून नहीं बोल रहे हम, आफ्टरनून बोल रहे हैं, तो इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन अगर आप बात करोगे नून की, ठीक है, तो वहां पर एट लगेगा, नाइट में एट लगेगा, मिड नाइट में भी एट लगेगा। ओके, जैसे तारे रात में चमकते हैं तो आप बोलोगे द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब आगे दिखाती हूँ। नेक्स्ट एट का यूज करेंगे मे या पर के सेंस में। जब आप एकदम छोटे छोटे हिस्सों की बात करते हो, जैसे बस स्टॉप हो गया, विलेज हो गया, बस स्टॉप हो गया, विलेज हो गया, होटल हो गया, ठीक है, इन सब की बात करोगे ना तो वहां पर एट का यूज करोगे। मतलब छोटा छोटा स्थान की बात करोगे तो वहां पर एट यूज होता है। जैसे हम लोग अपने गांव में रहते हैं, या हम स्मॉल सिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर छोटे छोटे स्थानों की बात करें कि एक छोटे छोटे स्थान होता है, जैसे बस स्टॉप हो गया, स्टेशन हो गया, छोटे छोटे स्टॉप, ठीक है, तो वहां पे हम एट का यूज करेंगे। तो हम लोग गाँव में रहते हैं, हम बोलेंगे वी लिव एट आवर विलेज, मतलब हम गांव में रहते हैं, वी लिव एट आवर विलेज। नेक्स्ट है रोहन बस स्टॉप पे खड़ा था, यानी कि छोटा सा हिस्सा होता है बस स्टॉप, है ना, तो वहां पे हम यूज करेंगे एट का। हम बोलेंगे रोहन वॉज
standing. रोहन was standing at the bus stop. At the bus stop. ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे at का. चलिए आगे यूजेस बताती हूँ. नेक्स्ट आपका एट का यूज है में और पर. जब आप किसी चीज की प्राइस बताते हो, 60 रुपया किलो, 70 रुपया किलो प्राइस, हम जाते हैं ना मार्केट तो वहां पर हम प्राइस पूछते हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे एट का. मैं प्राइस ज्यादा कम की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है. प्राइस अप डाउन के लिए अलग यूज होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्राइस बताना हो ना, वहां पर एट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेब 80 रुपए किलो बेचा जा रहा है. सेब जो है 80 रुपया किलो बेचा जा रहा है, तो आप बोलोगे द एप्पल्स. द एप्पल इज बीइंग. ये आपका पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर कौन बेच रहा है उसका बात नहीं कर रहा है, ठीक है. बोलेंगे सोल्ड एट रुपीज 80 पर केजी. 80 पर केजी. तो हमारा सेंटेंस हो गया द एप्पल इज बीइंग सोल्ड एट रुपीज 80 केजी. ओके. नेक्स्ट है, मैं 200 रुपए में यह खरीदा. मैंने 200 रुपए में यह खरीदा. जैसे आलू आप खरीदने गए तो आप बोल रहे मैंने 200 रुपए में यह खरीदा, तो आप बोल सकते हो आई बॉट. वैसे आलू 200 रुपए किलो नहीं है, लेकिन मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ कि आई बॉट इट एट रुपीज 200. ठीक है, मैंने 200 रुपए में यह खरीदा. आई बॉट इट एट रुपीज 200. ओके. चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट एट के यूज है हमारा में या पर. जब आप किसी फेस्टिवल की बात करते हो, ठीक है, जब आप किसी फेस्टिवल की बात करते हो, पार्टीज की बात करते हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं एट का. फॉर एग्जाम्पल, रमेश होली में घर आएगा. होली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, या फिर जो भी आपका फेस्टिवल आता है ना, वो सब में आप एट का यूज कर सकते हो. जैसे रमेश होली में घर आएगा, हम बोलेंगे रमेश will come to house at होली. हमारा सेंटेंस हो गया रमेश विल कम टू हाउस एट होली. रमेश होली में घर आएगा. नेक्स्ट है, प्रिया पार्टी में जा रही है, यानी कि पार्टी की बात करें, यानी कि हम वहाँ एट का यूज करेंगे. हम बोलेंगे प्रिया इज गोइंग एट द पार्टी. मतलब प्रिया पार्टी में जा रही है. तो पार्टी की बात करो या फेस्टिवल की बात करो, एट का यूज होता है. नीचे देखिए, अब नीचे हम जब भी बोलते हैं ना, नीचे देखो, या फिर वह वस्तु इसके नीचे है, या फिर मैं पंखे के नीचे हूँ, ये सब बताने के लिए नीचे वर्ड का यूज करते हैं. तो नीचे के लिए सिर्फ एक प्रीपोजिशन का नहीं होता है. नीचे के लिए आप अंडर का, बिलो का, बीनीथ, अंडरनीथ या डाउन का यूज कर सकते हो. तो बहुत कंफ्यूजन है ना, कहाँ पे अंडर का यूज करें, क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे का मतलब अंडर होता है. तो अब जहाँ भी नीचे हम देख लेते हैं वहाँ अंडर बैठा देते हैं. तो क्या आपके सेंटेंसेस सही हो पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं. कहीं पर नीचे वर्ड के लिए अंडर का यूज किया जाता है, तो कहीं डाउन का भी यूज किया जाता है, बिलो का भी यूज किया जाता है. तो करेक्ट प्रीपोजिशन करेक्ट जगह लगाओगे तभी तो आपके सेंटेंसेस करेक्ट बनेंगे. तो आज आप लोगों का सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट बनने वाला है. एकदम पिक्चर के थ्रू बताऊंगी कि आप इंग्लिश ग्रामर में भी आपकी हेल्प करेगी और इंग्लिश स्पीकिंग में भी हेल्प करेगी. तो नीचे के लिए आपके पास 4 वर्ड है, अंडर, बिलो, बीनीथ एंड डाउन. अंडर का यूज अब किस सिचुएशन में करते हैं, पहले सिचुएशन देख लीजिए ताकि आप इसे इंग्लिश ग्रामर में यूज कर पाओगे. फिर पिक्चर के थ्रू बताऊंगी ताकि आप स्पीकिंग में यूज कर पाओगे. तो जब भी नीचे वर्ड का यूज हो, यानी कि नॉट फुल्ली कवर्ड, नीचे तो है लेकिन कवर्ड नहीं है, तो वहां पे आप यूज करोगे अंडर का. उसके बाद कम जब आपका वर्ड में आए, कम के लिए भी अंडर का यूज किया जाता है. इन वेट वजन की बात करोगे ना, तो वहां भी अंडर का यूज किया जाता है. नीचे के सेंस में जब लोअर इन द रैंक देन समबडी, यानी कि किसी से आप लोअर पोजीशन में हो, यानी कि नीचे हो. अब आपका बॉस है, आप बॉस के अंडर काम करते हो, यानी कि नीचे काम करते हो, तो वहां भी हम अंडर का यूज करते हैं. राइट. तो ये 3 सिचुएशन में आप अंडर का यूज करोगे. और बिलो, पहले अंडर की बात कर लिया ना. चलो अब अंडर को पहले हम सीख लेते हैं, उसके बाद बिलो में आएंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. तो अंडर के पहले सेंटेंसेस देख लीजिए, फिर बिलो में चलते हैं. तो अंडर का मतलब नीचे, नॉट फुल्ली कवर्ड,
कम भी होता है, राइट। अब देखिए सेंटेंसेस, देखिए ध्यान से देखिएगा, वह पेड़ के नीचे बैठी है। अब यहाँ पर पिक्चर देखिए, यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है और लड़की के ऊपर क्या है, पेड़, यानी कि पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है। तो क्या आप नहीं देख पा रहे उस लड़की को? क्या आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, नॉट अंडर का यूज करेंगे नीचे के सेंस में, लेकिन वो किसी नीचे तो रहेगी लेकिन नॉट फुली कवर्ड, वो कवर्ड नहीं रहेगी। अब पेड़ के नीचे बैठी है तो क्या वो कवर हो गई है? नहीं कवर हुई है। या तो एक बास्केट, आप एक टेबल ले लो, टेबल के नीचे एक बिल्ली बैठी हुई है, तो क्या हम बिल्ली को नहीं देख पाएंगे? टेबल के नीचे वो बैठी रहेगी तो क्या हम नहीं देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे, आगे पीछे अंदर नीचे कहीं से भी देख पाएंगे। अब यहाँ पर बैग ही मान लीजिए, यहाँ पर बैग दिख रहा ना आपको, क्या इस बैग को आप नहीं देख पा रहे हो? जी बिल्कुल देख पा रहे, टेबल के नीचे है, हालांकि वो नीचे है, तो क्या हम नहीं देख पा रहे? देख पा रहे। यानी कि किसी चीज के नीचे तो कोई चीज है लेकिन अब वो फुल्ली कवर्ड नहीं है, तो वहां पे आपको क्या यूज करने हैं? अंडर का यूज करना है। तो ये सेंटेंसेस हमारा क्या होगा, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है, यहाँ गर्ल की बात करें यानी कि सी का यूज करेंगे। हम बोलेंगे शी इज सिटिंग, शी इज सिटिंग अंडर द ट्री। आप सिचुएशन को समझना, ठीक है, कि कहाँ पर किसका यूज होता है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख रखा था कि नॉट फुल्ली कवर्ड, यानी कि वो पूरी तरह से कवर्ड नहीं है। तो आपके इंग्लिश ग्रामर में अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे समझ जाओगे कि यहाँ अंडर का यूज करना है, और पिक्चर के थ्रू तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हारे नीचे कितने लोग काम करते हैं। किसी इंसान से लोअर रैंक की बात करें, यानी कि कोई, अब आपके ऊपर एक मैनेजर है, उसके अंडर आप काम करते हो, या फिर आप किसी कंपनी के मालिक हो, बॉस हो, और आपके अंडर कितने लोग काम करते हैं, यानी कि नीचे, आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं। तो इसके लिए तो आप अंडर का यूज करोगे ना, यहाँ पे डाउन का यूज मत कर देना। आप बोलोगे हाउ मैनी, यानी कि रैंक की बात करोगे, आप किसी के नीचे काम करोगे तो वहां पे आप अंडर का यूज करोगे। हाउ मैनी पीपल वर्क अंडर यू, ठीक है, यानी कि किसी के नीचे काम करना, यानी कि अंडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेरा बैग टेबल के नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ बैग है, उसके ऊपर क्या है, टेबल है, टेबल के नीचे बैग है, तो क्या हम देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो ये सेंटेंस आप खुद से फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। देखिए मैंने ग्रामर पूरा सिखा रखा है, तो सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं ये आप लोगों को पता होगा, बस आपको यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। ओके, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो इसका प्रैक्टिस क्लास जरूर लेकर आऊंगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस के बीच में पहचानना होगा कि कहाँ पे अंडर यूज करना है, कहाँ बिलो यूज करना है, लेकिन पहले आप सीख लो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पहले आगे जाने से पहले अंडर तो हमने देख लिया, अब बिलो की बात कर लेते हैं, तभी उसके सेंटेंसेस में जाएंगे, ठीक है। बिलो देखिए, बिलो का मतलब होता है नीचे, इन लेवल, इन अ लिस्ट, इन द पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि यहाँ पर हम लेवल की बात करेंगे। जैसे मेरा घर आपके ऊपर वाले फ्लैट में है और आपका उसके नीचे है, ठीक है, मेरा घर ऊपर है, उससे नीचे फ्लैट वाले घर आपका है, यानी कि यहाँ पर लेवल की बात करें। अब मैं बोलूंगी कि आपका घर से ऊपर मेरा घर है, तो या फिर आपका घर से नीचे मेरा घर है, नीचे की बात करें ना, तो आपके घर से नीचे मेरा घर है, यानी कि मैं लेवल की बात कर रही हूँ, राइट। तो लेवल की बात करेंगे तो बिलो का यूज करेंगे। इन अ लिस्ट, अब लिस्ट में मान लो यहाँ पर लिस्ट है जिसमें हम लोगों का रिजल्ट आया है, तो यहाँ पर मेरा, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर मेरा है, तो मैं क्या बोलूँगी, लिस्ट में आपका नाम से मेरा नाम क्या है, नीचे है, यानी कि लिस्ट की बात करेंगे तो वहाँ भी हम बिलो का यूज करेंगे। इन पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के पार्ट्स की बात करेंगे कि आंखों से नीचे हमारी नाक होती है, ठीक है, तो ये हमारा बॉडी पार्ट्स हो गया। अब बिलो का यूज कम के सेंस में भी किया जाता है। इन लेंथ, लंबाई के अकॉर्डिंग हम बिलो का यूज करेंगे। फिर आप वजन की बात करो, हाइट की बात करो, तो वहां भी हम क्या करेंगे, नीचे, ठीक है, नीचे के सेंस में यूज करेंगे। जैसे कि चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। बिलो का मतलब होता है नीचे या कम, जैसे वह 5 फीट से कम है, तो यहाँ पर हम क्या बात करें, यहाँ पर हम हाइट की बात करें ना, कि वो 5 फीट से कम है, तो हाइट के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, बिलो का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही इज बिलो 5 फीट, ही इज बिलो 5 फीट, यानी कि वो 5 फीट से नीचे है, कम है ना। टॉम की आंख के नीचे निशान है। टॉम, ये जो डॉग दिख रहा है, इसके आंखों के नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक निशान है ब्लैक कलर का, तो यहाँ बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है ना, कि आंखों के नीचे एक निशान है,
तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो यहाँ भी हम यूज करेंगे बिलो का, हम बोलेंगे टॉम हैज अ स्कार, टॉम हैज अ स्कार बिलो हिज आईज, बिलो हिज आईज, ठीक है, उसके आँख के नीचे, एक आँख के नीचे क्या है, निशान है। नेक्स्ट है उसका नाम मेरे नाम के नीचे है। यहाँ पर हम बात करें लिस्ट का, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे जाने से पहले हम इसके सिचुएशन को समझ लेते हैं। बिलो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बीनीथ या अंडरनीथ। बीनीथ अंडरनीथ का यूज करते हैं नीचे के सेंस में, फुल्ली कवर्ड यानी कि अंडर का जस्ट अपोजिट। अंडर का मतलब होता है नॉट फुल्ली कवर्ड और बीनीथ का मतलब होता है फुल्ली कवर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। और डाउन का मतलब भी होता है नीचे, टू एक्सप्रेस डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी कि ट्रेन में कोई चीज नीचे चल रहा है, या तो आप पैरासूट से नीचे आ रहे हो, यानी कि नीचे के सेंस पे हम डाउन का यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है पैसे तकिए के नीचे है। मैंने क्या बोला था, बीनीथ का जो यूज किया जाता है फुल्ली कवर्ड के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर पिलो आपको दिख रहा, तकिया दिख रहा है ना। अब इसके नीचे मैंने पैसे रखे हैं, तो क्या आपको पैसे दिख रहे हैं? तकिया के नीचे पैसे हैं, तो क्या आपको पैसे दिख रहे हैं? अब आप क्या करोगे, अपना पैसा तकिए के नीचे रख दोगे, तो क्या आपका पैसा दिखेगा तकिए के नीचे से? नहीं दिखेगा। या फिर आप कुछ भी किसी चीज के नीचे रख दोगे और वो फुल्ली कवर्ड हो जाता है ना, तो वहां पे हम अंडरनीथ या बीनीथ दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे the money is beneath, the money is beneath pillow, मतलब पिलो के नीचे तो पैसा है लेकिन पैसा हमें दिख नहीं रहा, वो फुल्ली कवर्ड है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने beneath का यूज किया। नेक्स्ट है नीचे मत देखो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। यहाँ नीचे की बात हो रही है, यानी कि नीचे सिंपली नीचे। अब यहाँ पर नॉट फुल्ली कवर्ड या लिस्ट की बात नहीं करे, फुल्ली कवर्ड की बात नहीं करे, जनरली नीचे की बात करें तो यहाँ पे हम डाउन का यूज करेंगे। ये गर्ल क्या है, सीढ़ियों से ऊपर तो चल गई है लेकिन अब वो नीचे देखिए तो उसे चक्कर आ रहा है, यानी कि नीचे की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यहाँ डाउन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे डोंट, नीचे मत देखो, यानी कि डोंट लुक डाउन, डोंट लुक डाउन मतलब नीचे मत देखो, तुम्हें चक्कर आ जाएगा। यू विल गेट डिजी, डिजी मीन्स चक्कर आना, ओके। नेक्स्ट है पेन मेरी कॉपी के नीचे। अब यहाँ पर कॉपी दिख रहा है लेकिन पेन क्या आपको दिख रहा? मैंने इस कॉपी, जो बुक है इसके नीचे ही मैंने पेन रखा है, लेकिन क्या आपको पेन दिख रहा? नहीं दिख रहा ना। तो अब आप बनाओ बीनीथ, अंडरनीथ या डाउन का यूज करें, दोनों में से किसका यूज करें, इसे आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन में आ जाते हैं ऊपर। अभी हम लोगों ने नीचे देखा ना, नीचे के लिए हम लोगों ने 4 प्रीपोजिशन देखा, अंडर, बिलो, बीनीथ एंड डाउन। अब हम बात करेंगे ऊपर के सेंस में, यहाँ भी 4 प्रीपोजिशन यूज होता है। पहला ओवर, जस्ट अपोजिट अंडर, अंडर का ऑपोजिट आपका ओवर होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ऊपर के सेंस पे हमने ओवर का यूज किया, इसका सेंस देखिए, ऊपर नो टच, जैसे नीचे था लेकिन फुल्ली कवर्ड नहीं था, वैसे ही ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रहा है। अब आप जहाँ बैठे हो आपके ऊपर क्या है, फैन है, तो क्या फैन आपके सिर से टच हो रहा है? नहीं टच हो रहा ना, तो हम क्या यूज करेंगे, ओवर। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है, ओवर का यूज करें ना अवर्ब का यूज करें, ये भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अवर्ब का मतलब ही होता है ऊपर बट नो टच, ओके। ये सब अब बताऊंगी, पहले ओवर का यूज करेंगे नो टच, फिर ऊपर के सेंस में करेंगे टू मूव फ्रॉम द हायर पोजीशन, यानी कि मूव करेंगे, ऊपर से आप मूव करेंगे, हायर पोजीशन से आप मूव करेंगे। जैसे आपने काफी बार देखा होगा ना, जैसे एक दीवार है, या फिर आप मान लो आप रस्सी से खेलते होंगे ना, बचपन में हम रस्सी से खेलते थे ना, तो हम रस्सी के ऊपर से तो कूदते थे लेकिन क्या रस्सी से टच होते थे? टच नहीं होते थे। ये सारे मैं पिक्चर के थ्रू आपको बताऊंगी। और ढकना, टू कवर्ड, या तो हम किसी चीज को कवर करते हैं, अब खाना बनाते हैं तो ऊपर से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, है ना, तो वहां भी हम यूज करेंगे ओवर का। अवर्ब भी देख लीजिए, क्योंकि ओवर और अवर्ब का डिफरेंस भी मैं साथ में बता दूंगी आपको। ओवर का यूज किया जाता है इन लेबल, जस्ट अपोजिट बिलो, बिलो का ऑपोजिट है
above. बिलो में भी मैंने क्या बोला था, नीचे के सेंस में इन लेवल, इन लिस्ट, इन बॉडी पार्ट्स, है ना, वैसे above भी यूज होता है ऊपर के सेंस में इन लेवल, इन लिस्ट, इन बॉडी पार्ट्स. ओके, ऊपर के सेंस में abstract noun, जैसे कि प्यार पैसों से ऊपर है या पैसा प्यार से ऊपर है, जो भी आप बोल लो, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है. ठीक है, तो चलिए ओवर एवर्ब को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ऑन को बाद में देखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं ओवर और एवर्ब की. यहाँ पे दोनों में एक साथ आपको बता दे रही हूँ. अब देखिए ओवर एवर्ब का यूज हम करेंगे, इसका डिफरेंस देखिए. ओवर का मतलब भी ऊपर, एवर्ब का मतलब भी ऊपर. मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, दोनों का एक सेम सिचुएशन है कि ऊपर तो है लेकिन टच नहीं होगा. ये चीज एकदम कॉमन सा है, ये ध्यान रखनी है. अब इसका डिफरेंस देखिए, मेरे सिर के ऊपर पंखा है तो यहाँ पर दो गर्ल आपको दिख रही है. ये लोग के ठीक सिर के ऊपर क्या है, फैन है. ठीक है ना, ठीक ऊपर है. तो जब कोई चीज, अब मान लो यहाँ आप बैठे हो और आपके ठीक ऊपर में यहाँ पर घड़ी है, घड़ी आपसे टच तो नहीं हो रही लेकिन ठीक ऊपर है, एकदम ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ओवर. मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, इसके लिए आप सेंटेंस बनाओगे देयर इज अ फैन. देयर इज अ फैन ओवर माई हेड. ओवर माई हेड मीन्स मेरे सिर के ऊपर फैन है, यानी कि ठीक ऊपर है. अब मैं जहाँ बैठी हूँ मेरे सिर के ऊपर, ठीक मेरे सिर के ऊपर फैन है, तो मैं तो यही बोलूंगी ना, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, है ना. लेकिन मान लो आप जहां बैठे हो, आपके सिर के ऊपर तो फैन है लेकिन थोड़ा साइड में है. एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लड़की लोग बैठी है, यहाँ पर गर्ल्स, जो दोनों गर्ल्स बैठी है, क्या इसके ठीक ऊपर फैन है? नहीं, साइड में. ऊपर तो है लेकिन थोड़ा साइड में है ना, तो यहाँ पर हम अबव का यूज करेंगे. मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, ये सेंटेंसेस को आप बोलोगे देयर इज अ फैन. देयर इज अ फैन above my head. above my head. अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैठे तो है, उनके ऊपर, सिर के ऊपर फैन तो है लेकिन कहीं ओवर में है, कहीं above में है ना. अगर आप कमेंट मुझे लिख के जरूर बताना कि आपके सिर के ऊपर जो पंखा है वहां पर ओवर का यूज करें ना above का यूज करें, मुझे लिख के जरूर बताना आप. ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. अब ये सेंटेंस देखिए, लड़की रस्सी से के ऊपर कूदी. अब यहाँ पर जो ये रस्सी आपको दिख रहा होगा, ऐसे हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला है ना, यहाँ से रस्सी है, इसके ऊपर से ये कूद रही है, तो इस सिचुएशन में ओवर का यूज करें ना above का यूज करें, लिख के जरूर बताइएगा. अगर आपका गलती होगा तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगी. ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा. और अगर आपका क्यों गलती होता है ये भी मैं क्लियर कर दूंगी उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, लेकिन कमेंट जरूर करना आपको. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे एवर्ब और ओवर का क्लियर हो गया. और मैंने क्या बोला था, कवर, यानी कि कोई चीज कवर रहता है. अब मान लो आप अपने कानों के ऊपर आप अपने हाथ रख दोगे तो आपका कान क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, तो वहां भी आप ओवर का यूज कीजिएगा. ओके, अब बात कर लेते हैं ऊपर का यूज करेंगे ऑन के सेंस में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. ये तो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ऑन, यानी कि ऊपर, लेकिन टच होता है. देखिए सेंटेंसेस देखिए इसके. ऑन का यूज करेंगे ऊपर या पर के सेंस में डायरेक्शन के लिए, डे, डेट, ओकेजन के लिए, यानी कि ऑन का यूज बहुत सारे सिचुएशन में किया जाता है. पहला सेंटेंस देखिए, पहला कंडीशन इसका देखिए, यहाँ मैच पर कुछ किताबें हैं. अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा है, राइट, यहाँ पे एक टेबल है, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें रखी हुई है. तो टेबल के ऊपर रखी है, तो क्या टेबल को ये किताब जो है टच कर रही है ना. अब आप अपने हाथों पे अपने फोन को रखो तो देखो क्या आपका फोन आपके हाथों से टच हो रहा है. जी बिल्कुल, आप अपने हाथों पे अपने फोन को रखोगे तो वो टच होगा ना. तो जो सरफेस को टच करता है वहां पे ऑन का यूज किया जाता है. अब आप बेड पर बैठे हो, यानी कि बेड को आप टच कर रहे हो, तो वहां भी क्या यूज होगा, ऑन का यूज होगा. या आप टेबल पे बैठोगे, टेबल देखिए दो तरह, चेयर जो होता है ना वो दो तरह का होता है. एक आर्मरेस्ट चेयर होता है और एक बिना आर्मरेस्ट चेयर होता है, यानी कि जिसपे आप हाथ रख के बैठते हो ना, सोफा की तरह जो होता है. तो जिसपे आप हाथ रख के आराम से बैठते हो तो वहां पे इन का यूज किया जाता है, इन द चेयर. लेकिन जिसपे आर्मरेस्ट चेयर नहीं होता है, वो टेबल की तरह होता है, सिर्फ वहां पर बैठ जाओ, साइड से घिरा हुआ नहीं रहता है, तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे. ओके, तो उस तरह के टेबल की बात कर लो या बेड पे बात कर लो, बेड भी कवर नहीं रहता है. ठीक है, तो बेड के ऊपर बात कर लो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बिल्कुल ऐसा चेयर होना चाहिए. ठीक है,
ऐसा टेबल होना चाहिए। इस टेबल के ऊपर अगर आप बैठते हो तो ऑन का यूज करोगे। तो यहाँ पे ये टेबल के ऊपर किताबें रखी हुई है, यानी कि किताबों को टच कर रही है, टेबल यानी कि सरफेस को टच कर रही है, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑन का। बिल्ली अगर फ्लोर पे बैठी रहेगी यानी कि बिल्ली फ्लोर को टच करेगी, तो यहाँ पर ऑन द फ्लोर यूज करेंगे। द कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। ओके तो जब कोई चीज सरफेस को टच करती है तो यहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं। हमारा सेंटेंस हो जाएगा देयर आर सम बुक्स, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मीन्स जो किताबें हैं वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी कि वो टेबल को टच कर रही है। अब मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन बताने को भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे चित्र में राम बाईं ओर खड़ा है, ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट में हम ऑन का यूज करते हैं ना, यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे राम वॉज सिटिंग, राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट। चित्र के ना लेफ्ट साइड इन द पिक्चर, लेफ्ट साइड इन द पिक्चर, यानी कि पिक्चर के बाईं ओर बैठा है। राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन द पिक्चर। ओके वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। अगर आप डेज ऑफ वीक की बात करो, डेट की बात करो, एक फिक्स डेट की बात करो या ओकेजन की बात कर रहे हो, तो वहां पे आप यूज करोगे ऑन का। वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी, सोमवार यानी कि डेज ऑफ द वीक की बात कर रहे हैं ना। मैंने एकदम ध्यान से आपको देख लेने हैं, ठीक है। एकदम आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हो इन, एट और ऑन में, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होते हैं, तो इसे जरूर आप ध्यान दीजिए। डे, डेज ऑफ द वीक, या फिर अगर आप बात कर लो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की बात करते हो, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। बट नाइट की बात करोगे, नाइट में इनका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो हम बात करें ऑन का, तो ऑन में आप याद रखिएगा ऑन का यूज हम डे, डेट और ओकेजन के लिए करते हैं, राइट। एकदम गांठ बांध लेनी है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ ऑन वर्सेस ऑन टू। ऑन और ऑन टू में तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। अब दोनों का मतलब होता है ऊपर या पर, ऑन का मतलब भी ऊपर पर, ऑन टू का मतलब भी ऊपर पर। ओके डिफरेंस देखिए। मेज, बिल्ली मेज पर बैठी है, यहाँ पर आपको ये टेबल दिख रहा है, टेबल के ऊपर क्या है, बिल्ली बैठी है, यानी कि सरफेस को टच कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम ये सेंटेंस को बोलेंगे कैट इज सिटिंग, कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल मतलब वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है। अब नेक्स्ट है बिल्ली मेज पर कूदी। अब देखिए यहाँ पर यह टेबल दिख रहा हो, यहाँ पर ये बिल्ली है, ये क्या कर रही है, यहाँ से जंप करके यहाँ, पहले ये फ्लोर पे बैठी थी तो हम बोलेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। लेकिन ये कैट का जो मूड है ये खराब हो गया, ये सोच रही है चेयर जो खाली है इस पे जाकर बैठ जाती हूँ। तो ये फ्लोर से क्या करेगी, जंप करेगी, जंप करके ये टेबल के सरफेस को टच करेगी। यानी कि सीधी सी बात ये रही कि जब आप मूवमेंट करके किसी सरफेस को टच करते हो तो वहाँ ऑन का यूज ना करके ऑन टू का यूज करते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा cat jumped, cat jumped onto the table, onto the table। यानी कि अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, गति करके आप एक सरफेस को टच कर रहे हो तो वहां पे हम onto का यूज करेंगे। अब आप नीचे खड़े हो, आपने जंप करके बेड पर कूद गए तो onto का यूज करना। ओके तो मूव करके आप किसी सरफेस को टच करते हो, दैट मीन्स onto का यूज करना है। ओके नेक्स्ट देखिए, उसने बंदूक टेबल पे रख दी, यानी कि पहले इसके हाथों में बंदूक था, अब इसने क्या किया, एक मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के साथ इसने बंदूक को इस पे रख दिया। अब आप बताओ यहाँ ऑन का यूज करना चाहिए ना ऑन टू का यूज करना चाहिए, और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो क्लियर है ना, ऑन टू ऑन क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे और एक प्रीपोजिशन बच जाते हैं अप। अप का मतलब भी होता है ऊपर, जस्ट ऑपोजिट डाउन। डाउन का मतलब क्या था, नीचे, अप का मतलब ऊपर, टू एक्सप्रेस अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन को शो करने के लिए अप का यूज करते हैं, एकदम डाउन के ऑपोजिट। जैसे अप मीन्स ऊपर,
क्या तुम इस पेड़ पे चढ़ सकते हो, यानी कि यहाँ पर पेड़ के ऊपर चढ़ने की बात हो रही है, तो ऊपर जाओगे मीन्स अप का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे कर सकते हो, यानी कि कैन, एबिलिटी की बात कर रहे हैं। कैन यू क्लाइम अप, कैन यू क्लाइम अप दिस ट्री, दिस ट्री। गाइस इन सब की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको कॉपी में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस वीडियो देखो, उसको समझो कि मैंने यहाँ पर क्या समझाया, और जो सेंटेंसेस दे रही हूँ ना प्रॉपर तरीके से उसे अभी के अभी फ्रेम करो। वीडियो को पॉज करो, वही सेंटेंस को पहले फ्रेम करो, देन आप आगे जाओ। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। ओके नेक्स्ट देखिए, वो दीवार पर चढ़ गया। अब दीवार पे चढ़ रहा, ऊपर चढ़ रहा है ना, ये सेंटेंस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे क्या है। अब बात करेंगे हम इन, एट, ऑन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना कि ऑन, इन और एट में आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत ही ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगी। यहाँ पे बात करेंगे इन, एट, ऑन। अब मैंने ऑन के बारे में तो ये बात बताया है कि ये सरफेस को टच करती है, सरफेस को टच करती है, तो वहां पे ऑन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इन और एट का क्या मामला है। अब देखिए टीना ऑफिस में काम करती है। इन का मतलब होता है इनक्लोज्ड एरिया, इन का मतलब होता है इनक्लोज्ड एरिया। एट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन का मतलब होता है सरफेस को टच करना। देखिए टीना ऑफिस में काम करती है, यानी कि टीना ऑफिस में काम करती है। ऑफिस क्या एक इनक्लोज्ड एरिया है ना, एक इनक्लोज्ड एरिया है। इन ऑफिस जो है एक इनक्लोज्ड एरिया है, यानी कि वहां पर इन का यूज करेंगे। जब भी आप बात करोगे इनक्लोज्ड एरिया की, मान लो मैंने आपको कॉल किया और मैंने आपसे पूछा आप कहाँ हो, तो आप बोल रहे हो कि मैं कमरे में हूँ, है ना, मैं अपने कमरे में हूँ। यानी कि आप कमरे में हो, तो कमरा जो है पूरी तरह से घिरा हुआ है ना, चारों तरफ दीवारें हैं, दरवाजे बंद है, यानी कि आप कमरे में है। दरवाजा बंद है या नहीं बंद है उससे डजंट मैटर, आप कमरे में हो, यानी कि इनक्लोज्ड एरिया है वो। तो आप बोलोगे आई एम इन द रूम, मतलब मैं कमरे में हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप ये बताते हो मैं घर पर हूँ, अब घर के किस हिस्से में हो आपने ये नहीं बताया, आपने सिर्फ इतना बोला मैं घर पे हूँ। अब घर के आप किसी भी हिस्से में हो सकते हो, किचन, रूम, गार्डन, छत, आप कहीं भी हो सकते हो। आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप कहाँ पे हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे एट, आई एम एट होम। यानी कि आप घर पे हो, लेकिन घर के किस हिस्से में आपने ये नहीं बताया, तो आप वहां पे एट का यूज करोगे। ठीक है, अब देखिए टीना ऑफिस में काम करते हैं, यानी कि ऑफिस के अंदर है, एक इनक्लोज्ड एरिया में है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। टीना वर्क्स इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, टीना ऑफिस में है, यानी कि ऑफिस एक इनक्लोज्ड एरिया में है। अब टीना उस ऑफिस पे खड़ी है, यानी कि ऑफिस के पास खड़ी होगी, एक जगह है, एक पॉइंट ऑफ प्लेस है आपका, उस जगह में खड़ी है। ये ऑफिस के अंदर है क्या, इनक्लोज्ड एरिया में है? नहीं। क्या ये किसी चीज के ऊपर है? नहीं। हाँ, रोड के ऊपर वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ प्लेस की बात करें, करेक्ट जगह उसने बता दिया कि भाई मैं ऑफिस के पास खड़ी हूँ, या ऑफिस पे खड़ी हूँ, या ऑफिस के सामने खड़ी हूँ, कुछ भी एक जगह बता दिया उसने, तो वहां पे हम यूज करेंगे एट का। हम बोलेंगे टीना, ऐसे एट का मैं और भी आपको यूजेस बताने वाली हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। हम बोलेंगे टीना इज स्टैंडिंग एट दैट ऑफिस, उस ऑफिस पे। ओके, दैट ऑफिस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, टीना ऑफिस के छत पर खड़ी है, यानी कि ऑफिस के छत क्या है, छत पे खड़ी है, यानी कि छत के सतह को टच कर रही है। जब भी आप छत पे रहोगे ना, तो ऑन का यूज करेंगे, ऑन द टेरेस बोल लो या ऑन द रूफ बोल लो। ठीक है, तो छत पर खड़ी है, छत के सतह को टच करिए, दैट मीन्स ऑन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे टीना इज स्टैंडिंग, टीना इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। ऑफिस के रूप में कहिए, यानी कि ऑफ द ऑफिस, ऑफ द ऑफिस। ओके, तो इन, एट और ऑन में ये डिफरेंस है। ऑन का यूजेस तो मैंने बता दिया है, कितने सारे यूजेस थे। एट और इन के देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इनका। इनका यूज कहाँ किया जाता है? मे के सेंस में इसका यूज किया जाता है। जब हम एक तो मैंने बता दिया इनक्लोज्ड एरिया के लिए आपको इनका यूज करना है, और ईयर, जब आप ईयर की बात करो, यानी कि जब आप साल की बात करते हो, वर्ष की बात करते हो, तब
मंथ महीना की बात करोगे जनवरी फरवरी, है ना। सीजन्स मौसम वेदर के बारे में, ओके। सीजन्स ग्रीष्म ऋतु ये जो होता है ना वो, गर्मी ठंडी, इसमें भी हम यूज़ करेंगे इनका। इनक्लोज्ड एरिया की, ये तो मैंने बताया। बिग सिटीज़ के लिए, जैसे बिग सिटी क्या हो गया, दिल्ली मुंबई ये सब हो गया ना, वहाँ भी हम इनका यूज़ करते हैं। अब सेंटेंसेस के थ्रू देखिए, मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया था, यहाँ पर 2020 यानी कि मैंने यहाँ पर बात कर दिया ईयर की, वर्ष की, साल की मैंने बात कर दिया ना, ईयर की मैंने बात की, यानी कि यहाँ पर तो इनका यूज होगा। मैं बोलूँगी आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2020। मैंने 2020 में ग्रेजुएशन किया है, आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2020। नेक्स्ट, मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया। मोबाइल कार क्या है, एक इनक्लोज्ड एरिया है। एक इनक्लोज्ड एरिया में आप अपने मोबाइल को भूल आए, है ना, तो इनक्लोज्ड एरिया है, इसलिए वहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार, मैं कार में अपना मोबाइल भूल गया, यानी कि आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार। नेक्स्ट है, मेरा भाई अमेरिका में रहता है। अमेरिका क्या है, बिग सिटी है ना, बिग सिटी है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, इनका यूज होगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। और एक बात करो, आप सीजन की बात करो, इन विंटर, इन समर, इस तरह से आप इनका यूज करोगे। मंथ की बात करोगे, इन जनवरी, इन मार्च, इस तरह से। इनक्लोज एरिया तो बता दिया, बिग सिटी। या फिर आप बात करते हो ना, एक पार्ट्स ऑफ द डे की बात करते हो, यानी कि मॉर्निंग हो गया आपका, ठीक है, याद रखिएगा, मॉर्निंग, इवनिंग की बात कर लो, या फिर आफ्टरनून की बात कर लो। इन सब में क्या यूज होता है, इन सब के पहले आपको यूज करने होते हैं इनका, ठीक है, इन सब के पहले आपको इनका यूज करना होता है। क्लियर है? चलिए, इन बस इतना ही सिचुएशन में यूज होता है, आप बस ये याद रखिएगा, इन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एट का। एट का भी यूज मे के सेंस में किया जाता है स्मॉल प्लेस के लिए। जैसे मैंने क्या बोला कि बिग सिटीज के लिए इनका यूज किया जाता है ना, उस बिग सिटी के बीच में जो एरिया पड़ता है ना, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे कि दिल्ली के बीच में आपका पड़ गया जामिया नगर, या फिर उत्तर प्रदेश के बीच में आपका पड़ गया रामपुर, है ना, तो ये क्या है, एक बड़े सिटी के बीच में एक छोटा सा प्लेस हो गया, है ना, छोटा सा जगह हो गया, उसके लिए एट का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ प्लेस की बात कर लो, वहां भी आपको एट का यूज करना है। कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी के दाम बताने होते हैं ना, वहां भी एट का यूज होता है। फेस्टिवल के लिए, होली हो गया आपका, या फिर दिवाली हो गया, उसके लिए भी एट का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। नई दिल्ली क्या हो गया, आपका एक बिग सिटी हो गया। बिग सिटी का एक पार्ट आपका क्या है, जामिया नगर। दिल्ली में क्या सिर्फ जामिया नगर है, बहुत सारे जगह है, वहाँ पर बहुत सारे जगह है, उसके बीच में आपका एक पड़ गया जामिया नगर, ठीक है। तो एक बड़े से सिटी के बीच में आपका एक प्लेस पड़ गया ना, इसीलिए वहां पे हम एट का यूज करेंगे। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, आई लिव एट जामिया नगर, आई लिव एट जामिया नगर। क्यों? क्योंकि जामिया नगर एक छोटा सा प्लेस है, उससे पहले हम लोगों ने एट का यूज किया। इन न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली के बीच में है, ओके। नेक्स्ट देखिए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्मॉल प्लेस आपका ये भी हो गया, जैसे बस स्टॉप हो गया, होटल हो गया, या फिर दरवाजा का गेट हो गया, है ना। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा जो फ्रेंड है ना, वो दरवाजे पे तुम्हारा वेट कर रहा, तो मैं एट द डोर बोलूंगी, एट द होटल बोलूंगी, या फिर एट द बस स्टॉप बोलूंगी, ठीक है। तो स्मॉल जगह के लिए भी हम यूज करते हैं एट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे, हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं। मैंने क्या बोला था, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के लिए आप इनका यूज करोगे, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दोगे, रात की बात कर लो, या फिर मिडनाइट की बात कर लो, या नून की बात कर लो, वहां पे आप यूज करना एट का, ओके। जैसे कि हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं, तो हम बोलेंगे वी स्टडी डेली। हमेशा याद रख लीजिए, नाइट के लिए हमेशा आपका यूज होता है एट का, एट नाइट। वी स्टडी डेली एट नाइट, हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं। हम दिवाली पर घर लौट आए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। दिवाली क्या हो गया, हमारा फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल के लिए एट का यूज होता है। तो ऑन, इन, एट, क्लियर हो गया ना। चलिए, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है हमारे।
नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज किया जाता है से के सेंस में। इसका यूज बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है, जैसे आप ट्रैवल करके कहीं से आते हो या जाते हो तब आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो, या फिर आप फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो, या फिर यह वस्तु किस चीज की बनी है इसके लिए भी फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे आप वो देखना मेड ऑफ चाइना या फिर मेड इन इंडिया ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वहां भी हम यूज मेड फ्रॉम चाइना या फिर मेड फ्रॉम मिल्क, इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं मेड फ्रॉम का। ठीक है, जैसे राज दिल्ली से आ रहा है, अब यहाँ पर आने जाने की बात है, ट्रैवल करने की बात हो रही है, तो यहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे। हम बोलेंगे राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। राज दिल्ली से आ रहा है, राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। वैसे मैं कल से काम करूंगा, कल से आने वाले समय की बात कर रहे हो, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हो। फ्यूचर में फ्रॉम का यूज होता है जब आप एक एक्यूरेट टाइम बता देते हो ना, जहाँ पे सिंस का यूज करते हैं ना प्रेजेंट और पास्ट में, वहीं पर आप फ्रॉम का यूज करते हो फ्यूचर के लिए। ओके, हम बोलेंगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से काम करूंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट है मिठाइयाँ दूध से बनी है, किससे बनी है? दूध से। तो किसी चीज की बनी रहा है ना, वहां भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का यूज भी करते हैं से के सेंस में। अभी ऑफ फ्रॉम का यूज देखा ना हमने से के सेंस में, वैसे ऑफ का भी यूज किया जाता है से का सेंस में। जैसे इसका यूज हम कर सकते हैं ऊंचाई से कोई चीज अलग होती है, यानी कि सरफेस को छोड़ती है, तो वहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं। सेंटेंसेस देखिए, सोनाली पेड़ से गिर पड़ी। मान लो यहाँ पर क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ के ऊपर सोनाली चढ़ी हुई थी, अब क्या हुआ, सोनाली गिर रही है। सोनाली गिर रही है यानी कि एक ऊंचे प्लेस से, एक ऊंचे स्थान से वो नीचे उस जगह को छोड़ रही है। या फिर मैंने आपको छत से धक्का दे दिया, तो छत से आप क्या हो रहे, नीचे अलग हो रहे, सरफेस को छोड़कर आप अलग हो रहे हो, लेकिन एक हायर जगह से आप नीचे जा रहे हो, सरफेस को छोड़ रहे हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑफ। ठीक है, या फिर आप घोड़े के ऊपर बैठे हो, घोड़े ने आपको धक्का दी, आप नीचे गिर रहे हो, यानी कि घोड़ा ऊंचाई पे था, अब उससे आप अलग हो रहे हो, तो यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा सोनाली fell off the tree, off the tree। सोनाली fell off the tree। बिल्ली टेबल से कूदी, यानी कि बिल्ली पहले टेबल के ऊपर थी, टेबल क्या है, ऊंचा है, बिल्ली वहां से कूदी यानी कि वो अलग हुई, टेबल से अलग हो गई। ठीक है, तो वहां पे ऑफ का यूज करेंगे। हम बोलेंगे द कैट jumped, the cat jumped off the table, off the टेबल। ओके, नेक्स्ट है फूलों से दूर रहो। किसी चीज से दूर रहने की बात करते हैं ना, तो वहाँ ऑफ का यूज करते हैं। ये बहुत जगह आपने लिखा भी देखा होगा, कीप ऑफ द फ्लावर्स, मतलब फूलों से दूर रहो। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारे सिंस का भी यूज से के सेंस में किया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहाँ भी हम यूज करते हैं सिंस का। जैसे सेंटेंसेस है, मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक एग्जैक्ट टाइम आपने बता दिया, तो वहां पे सिंस का यूज किया जाता है। कल रात 10 बजे से, 10 बजे मैंने आपको बोला कि मैं 10 बजे से पढ़ रही हूँ, तो 10 बजे मैंने बता दिया, तो आपको क्लियर हो गया ना कि भाई वो 10 ही बजे से पढ़ रही है। अब मैं अगर बोल देती हूँ कि मैं भाई 3-4 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो क्या आपको पता चलता है कि 3-4 घंटे पहले कितने बज रहे थे? आपने अगर घड़ी नहीं देखा होता तो आपको पता नहीं चलता कि 3 घंटे पहले कितने बज रहे थे। ठीक है, तो वहां पे अलग प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, लेकिन जब एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दूंगी तो वहां पे आप यूज करोगे सिंस का। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी since 10 PM last night। मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट। सोनम सुबह से टहल रही है। सुबह से एक पॉइंट ऑफ, अब मैंने बता दिया सोनम सुबह से टहल रही है, तो आपने क्लियर हो गया ना आपको कि वो सुबह से ही टहल रही है।
है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे सोनम हैज़ बीन वॉकिंग। सोनम हैज़ बीन वॉकिंग हमारा सेंटेंस हो गया सोनम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सोनम सुबह से टहल रही है। मैं 2010 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोर का। जैसे हमने सिंस का यूज़ कहाँ किया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, वैसे ही फोर का यूज़ करेंगे टाइम ड्यूरेशन। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर आपने 10 बजे बता दिया मेरे को कि मैं 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया कि आप 10 बजे से टीवी देख रहे हो। अगर आपने मुझे ये बताया होता कि मैं 3 घंटे से टीवी देख रही हूँ और मैंने अभी टाइम नहीं देखा होता, और आपने मुझे बोल दिया हो कि मैं 3 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी ना, 3 घंटे पहले कितने बज रहे थे। तो उस वाले सिचुएशन जब आप 3 घंटा मुझे बोल दिए, यानी कि मैं सोचने पे मजबूर हो गई, वहां पे हम फोर का यूज करेंगे, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, टाइम पीरियड के लिए। जैसे राज 5 घंटे से पढ़ रहा है, 5 घंटे पहले कितने बज रहे थे, कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो फोर का यूज करना। आप ये सेंटेंस को बोलोगे राम हैज बीन studying. Ram has been studying for 5 hours. For 5 hours. नेक्स्ट है सोनम घूमने के लिए जाती है। अब फोर का यूज से के सेंस में थोड़ी किया जाता है, के लिए के सेंस में भी तो किया जाता है। मैं ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैं इंग्लिश सिर्फ तुम्हारे लिए सीख रहा हूँ, तुम्हारे लिए, के लिए, यानी कि फोर। तो सोनम घूमने के लिए जाती है, किस लिए जाती है, घूमने के लिए। तो हम बोलेंगे सोनम गोज फॉर अ वॉक, ओके। नेक्स्ट है यह मिठाइयाँ बच्चों के लिए है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद का। विद का यूज से के सेंस में किया जाता है और के साथ के सेंस में किया जाता है। विद यानी कि किसी टूल्स की बात करोगे ना, जैसे कि सब्जी को चाकू से काटो, तो चाकू क्या हमारा टूल्स, एक औजार, एक हथियार है, तो वहां पे विद का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंसेस देखिए, हम तुम्हारे साथ है, तो के साथ के सेंस में तो विद का यूज किया ही जाता है। तो हम बोलेंगे वी आर, एक मिनट, वी आर विद यू, वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ है, वी आर विद यू, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए। मान लो आप एप्पल कब से काटे जा रहे हो, कट ही नहीं रहा, तो आप बोल रहे हो कि आपको वो जो सेब है उसे चाकू से काटना चाहिए, ठीक है। तो चाकू से काटना चाहिए, चाकू हमारा क्या है, टूल्स है। तो हम ये सेंटेंसेस में टूल्स की बात करोगे तो विद का यूज किया जाता है। या फिर आप जब लेटर लिखते हो, तो यानी कि पेन से लिखते हो, पेन भी एक तरह से आपका एक औजार ही हो गया, जिसके थ्रू एक नुकीली चीज ही हो गई, है ना। तो वहां भी हम विद का यूज करेंगे। आई राइट अ लेटर विद अ पेन, मैंने पेन से एक पत्र लिखा, ओके। तो विद का यूज आप किसी टूल्स औजार के लिए करते हो, ओके। तो तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए, तो आप बोलोगे यू शुड, आपने एडवाइस दिया ना, दैट्स वाई यहाँ पे शुड का यूज हुआ। यू शुड कट इट, यू शुड कट इट विद अ नाइफ, विद अ नाइफ, यू शुड कट इट विद अ नाइफ, यानी कि तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ जॉब कर सकते हो, अब यहाँ पर साथ का सेंस आ रहा है, यानी कि विद का यूज होगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाय। बाय का मतलब भी होता है से, अभी हमने कितने देख रहे हैं ना, फ्रॉम, सिंस देखा, ऑफ देखा, फॉर देखा, विद देखा, सबका हिंदी मीनिंग से था। और बाय का मतलब भी से होता है, के द्वारा भी होता है, तक भी होता है। से यानी कि जब आप किसी व्हीकल से ट्रैवल करोगे ना, बस से या फिर किसी भी व्हीकल से, ट्रेन से, किसी भी व्हीकल से आप ट्रैवल करोगे तो बाय का यूज करोगे। के द्वारा यानी कि पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो वहां भी बाय का यूज होता है। और तक एक आपका डेडलाइन हो जाता है, वहां भी हम बाय का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ट्रेन से आया, मैं यहाँ ट्रेन से आया, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई कैम हेयर बाई ट्रेन, यानी कि ट्रेन का एक व्हीकल है, वाहन है, ठीक है। तो इसलिए हम वहां पर बाय का यूज किए। नेक्स्ट है राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया। राम किसके द्वारा पीटा गया, अपने बड़े भाई के द्वारा, ये पैसिव वॉइस है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। नेक्स्ट है वह सुबह 6 बजे से निकल जाएगा, एक आपने टाइम तक
सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा, उसी टाइम तक निकल जाएगा। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे ही विल लीव, ही विल लीव बाय 6 o'clock, बाय 6 o'clock, 6 बजे तक, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा। ही विल लीव बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, तो बाय का यूज से, के द्वारा या तक के सेंस में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब फिर से हम बात करेंगे थ्रू का, जिसका हिंदी मीनिंग से ही होता है, इसका भी हिंदी मीनिंग से होता है। इसका यूज करते हैं वह छेद के माध्यम से देख सकता है। अब मान लो किसी इनक्लोज्ड एरिया में इस पार से इस पार तक कोई वस्तु गया, तो वहां पे हम थ्रू का यूज करते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है। अब बाहर क्या, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, बाहर बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अब किसी एक बच्चे ने जोर से मारा शॉट। अब क्या हुआ, जो बॉल है खिड़की को बाहर से तोड़ते हुए, खिड़की को तोड़ते हुए आगे आ गया, रूम में आकर गिर गया। यानी कि बाहर आप यहाँ पर खेल रहे थे, आपने जोर से बॉल को मारा कि बॉल पूरा खिड़की को तोड़ते हुए रूम में आकर गिर पड़ा। यानी कि खिड़की क्या है, एक इनक्लोज्ड एरिया है ना, खिड़की तो एक इनक्लोज्ड एरिया है, और इन इनक्लोज्ड एरिया में बाहर से कोई वस्तु अंदर आई या अंदर से कोई वस्तु बाहर गई। यानी कि सिंपली बात ये रही कि किसी इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार जाना, यानी कि वहाँ थ्रू का यूज किया जाता है। अब मान लो एक बहुत ही मोटा सा पाइप है, एक बच्चा क्रॉल करते हुए आया, अब इस पार से, पाइप के आगे वाले पार से होते हुए वो दूसरी साइड निकल गया, यानी कि पाइप से होते हुए निकल गया। पाइप क्या इनक्लोज्ड एरिया है, तो किसी इनक्लोज या फिर टर्नल से, टर्नल बना होता है ना गाड़ी जिसके अंदर से गुफा जैसी होती है, तो गाड़ी क्या होती है, इस पार से उस पार टर्नल से होते हुए जाती है। यानी कि किसी इनक्लोज एरिया से इस पार से उस पार जाना, यानी कि थ्रू का यूज किया जाता है। हम इस छेद के माध्यम से अंदर देख सकते हैं। मान लो यहाँ पर दीवार में क्या है, एक छेद है, हम अब छेद से इस पार से उस पार देख सकते हैं ना, छेद के थ्रू देख सकते हैं, यानी कि थ्रू देख सकते हैं, माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे ही कैन सी, ही कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, थ्रू दिस होल, वॉइस होल, यानी कि इस छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है। ही कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल। पानी इस पाइप से गुजर रहा है, यानी कि किसी इनक्लोज्ड एरिया से पानी गुजर रहा है ना, तो ये सेंटेंस में थ्रू का यूज होगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, बिटवीन मीन्स के बीच। अब दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन के बीच में रहने की बात होगी, तो वहां पे हम यूज करेंगे बिटवीन। मान लो यहाँ पर एक बॉक्सेस है, यहाँ भी एक बॉक्सेस है, और यहाँ पर एक कैट बैठी हुई है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट, दो बॉक्स है, दो बॉक्सेस के बीच एक कैट है, तो वहां पे बिटवीन द टू बॉक्सेस यूज करेंगे। द कैट इज सिटिंग बिटवीन टू बॉक्सेस, ठीक है, इस तरह से, यानी कि दो बक्सों के बीच में। तो दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन के बीच में रहने की बात करोगे तो बिटवीन का यूज होता है। पुस्तक दो टेबलों के बीच रखा हुआ है, यानी कि दो टेबल है, टेबल के बीच में किताब रखा हुआ है, यानी कि बीच में दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, तो वहां पे बिटवीन का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे बुक इज लाइंग, बुक इज लाइंग between two tables, two tables। दो पुस्तक दो टेबलों के बीच रखा हुआ है। बुक इज लाइंग बिटवीन टू टेबल्स। 8 बजे से 8:30 बजे तक हमसे संपर्क करें। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। यहाँ पे देखिए टू ऑब्जेक्ट या टू पर्सन के बीच में रहने की मैंने बात किया, तो वहां पर बिटवीन का यूज होगा। तो यहाँ पे तो 2 टाइम की बात हो रही है, एक 8 हो रही है, एक 8:30 हो रही है ना। तो यहाँ पे तो 2 टाइम की बात है, 2 टाइम के बीच में हमसे संपर्क करें, तो ये सेंटेंस को आप फ्रेम करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमंग। अमंग का मतलब भी होता है के बीच, जैसे बिटवीन वैसे अमंग। लेकिन बिटवीन का मतलब था टू ऑब्जेक्ट या टू पर्सन के बीच में रहने की, लेकिन अमंग का मतलब होता है मोर देन 2, यानी कि 2 से ज्यादा। अब यहाँ पर एक बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस है, 4 है, 5 है, कितना भी है, उसके बीच में एक कैट क्या है,
बैठी हुई है, आराम फरमा रही है, यहाँ पर आराम से बैठी हुई है। यानी कि हमें इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? द कैट इज सिटिंग अमंग द बॉक्सेस, यानी कि बहुत सारे बॉक्स है, 2 से ज्यादा है, मोर देन टू ऑब्जेक्ट या मोर देन 2 पर्सन्स के बीच में रहने की बात करोगे ना, तो वहां पे हम अमंग का यूज करते हैं। 2 ऑब्जेक्ट या 2 व्यक्तियों के बीच में रहने की बात करेंगे तो बिटवीन, और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट या मोर देन 2 पर्सन्स की बात करेंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे अमंग का, यानी कि 2 वस्तुओं से ज्यादा। तो अमंग का यूज करेंगे, मैं 10 लोगों के बीच में था, यानी कि 2 से ज्यादा है, तो अमंग का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई वॉज among 10 people। ओके, तो among और between के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। मेरे पिताजी लड़कों के बीच में है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। लड़कों मैंने बोला कितना लड़का है, मैंने ये बताया, 2 रहता तो मैं बता देती हूँ कि 2 लड़का था। अब मैंने बताया यानी कि बहुत सारे लोग हो गए, तो इसका आंसर आप कमेंट में देना। नेक्स्ट है अमीट। अमीट का मतलब भी होता है के बीच, जैसे बिटवीन का मतलब के बीच, अमंग का मतलब भी के बीच, बिटवीन मतलब 2 ऑब्जेक्ट 2 पर्सन, अमंग मतलब मोर देन 2 पर्सन 2 ऑब्जेक्ट। और इसमें हम बात करेंगे सिचुएशन। अब बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है ना जिसके बीच आप फंस जाते हो, जैसे मैं ट्रैफिक के बीच फंस गया, या फिर यहाँ पे के बीच आया ना, मैं ट्रैफिक के बीच फंस गया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, 2 ट्रैफिक था या मोर देन 2 था, कंफ्यूज हो जाओगे ना। बीच देख के तो आपके माइंड में यही क्लिक होगा बिटवीन या अमंग, दोनों में से क्या यूज करें। क्या आपने अमीड सोचा था? नहीं सोचा होगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपने नहीं सोचा होगा। तो आप सोचना, सिचुएशंस की बात करोगे ना तो वहां पर अमंग और बिटवीन का यूज नहीं, अमीट का यूज होता है। या मैं बुरी स्थितियों के बीच में फंस गया, तो आप सोचने लगोगे 2 स्थिति थे या 2 से ज्यादा स्थिति थे, तो वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन मीन्स अमीट, सिचुएशन के बीच में आप फंस रहे हो यानी कि अमीट का यूज करेंगे। जैसे मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी, यानी कि I was stuck amid the traffic। ओके, तो इस तरह से आप सिचुएशन के बीच में फंसोगे तो अमीट का यूज करना। मैं बुरी स्थिति के बीच फंस गया हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। बुरी स्थिति यानी कि सिचुएशन के बीच में फंसना, यानी कि अमीट का यूज करना है। ओके, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, टिल का मतलब होता है तक, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। ड्यूरिंग मतलब किसी समय की बात करेंगे, किसी समय के दौरान। टिल का मतलब होता है एक डेडलाइन होता है, इतने बजे तक आपको ये काम कंप्लीट कर देने हैं। और एक्सेप्ट का मतलब एक चीज को छोड़कर बाकी चीज आपको पसंद है। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं छुट्टियों के दौरान न्यूयॉर्क शहर में था, यानी कि छुट्टियों के बीच, है ना, छुट्टियों के दौरान मीन्स उस समय के बीच में आप न्यूयॉर्क में थे। तो यहाँ पर आप किसी समय के बीच की बात करो, आपके सेंटेंस में के दौरान आ जाएंगे, तो वहां पे आप ड्यूरिंग का यूज करोगे। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वॉज इन न्यूयॉर्क, आई वॉज इन न्यूयॉर्क सिटी ड्यूरिंग वेकेशन, वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान, यानी कि उस छुट्टियों के बीच में मैं न्यूयॉर्क शहर में था। आई वॉज इन न्यूयॉर्क सिटी ड्यूरिंग वेकेशंस। मैं 7 बजे तक खेलूंगा, यानी कि एक डेडलाइन है। 7 बजे से पहले आप वो काम छोड़ सकते हो, लेकिन 7 बजे के बाद नहीं। अब आपने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया कि मम्मी प्लीज मैं 7 बजे तक ही खेलूंगा, उसके बाद नहीं खेलूंगा। भले पहले आप 6 बजे तक आपका खेलना खत्म हो जाता है, हो जाएगा, लेकिन 7 बजे के बाद नहीं। आपका ये एक डेडलाइन है, डेडलाइन से पहले आपको वो काम फिनिश करना। जैसे आपने मुझे कोई काम दिया, आप मेरे बॉस हो, आपने मुझे काम दिया कि तुम्हें ये मंडे तक ये जो असाइनमेंट है ये सबमिट कर देने हैं। अब मंडे तक ही मेरी डेडलाइन है, संडे को कंप्लीट हो जाएगा संडे को दे दूंगी, सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा सैटरडे को दे दूंगी, लेकिन मंडे के बाद नहीं दे सकती। ट्यूसडे को सोचूंगी तो ट्यूसडे को नहीं दे सकती, संडे तक या मंडे तक दे सकती हूँ। ओके, वो हमारा डेडलाइन है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टिल का। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा आई विल प्ले, I will play till 7 o'clock. 7 o'clock.
o'clock. मैं 7 बजे तक खेलूंगा. I will play till 7 o'clock. यह विद्यालय रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है. यानी कि ये सेंटेंस में को छोड़कर यानी कि ऐसा है. अब ये सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ? यह विद्यालय रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है. यानी कि रविवार एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़कर बाकी सब दिन खुलता है. अब मान लो आप कपड़े खरीदने गए. अब शॉपकीपर ने आपको बहुत सारे कपड़े दिखा दिए. अब आपको उसमें से एक कपड़ा पसंद आया. आप वो कपड़े को साइड करके बोल रहे हो इस कपड़े के अलावा, मतलब इस कपड़े को छोड़कर मुझे कोई पसंद नहीं आया. या फिर इस कपड़े के अलावा भी आ सकता है, को छोड़कर भी आ सकता है. मतलब आपको सिर्फ यही कपड़ा पसंद है, बाकी नहीं पसंद है. इस कपड़े को छोड़कर कोई पसंद नहीं आया. ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट दिस ड्रेस. ओके, यानी कि यहाँ पर एक्सेप्ट का यूज होता है को छोड़कर या के अलावा. जैसे तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना. आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या मैंने समझाने की कोशिश की. आप इसे फ्रेम करना, अगर गलती होता है तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास में मेंशन कर दूंगी. ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए एक सेंटेंस तो होना चाहिए ताकि आप लोग इसे फ्रेम करो. नेक्स्ट है अगो. अगो का मतलब होता है पहले. देन का मतलब होता है से या के अपेक्षा. विदिन का मतलब होता है अंदर. पहले के सेंस में अगो का यूज करेंगे. देन यानी कि यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर, जैसे मैं तुमसे लंबा हूँ या मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि तुम मुझसे अच्छे नहीं हो, मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो कंपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पे देन का यूज करेंगे. विदिन यानी कि अंडर. यानी कि आप मम्मी को बोलते हैं ना मम्मी मैं 5 मिनट के अंदर घर पहुंच जाऊंगा, यानी कि 5 मिनट के अंदर ही पहुंच जाऊंगा, इस समय के अंदर ही पहुंच जाऊंगा, तो विदिन का यूज करेंगे. सेंटेंसेस देखिए. मैंने 2 साल पहले MBA किया था, तो ये सेंटेंस को पहले यानी कि हम बोलेंगे आई हैड डन MBA 2 years ago. मैंने 2 साल पहले MBA किया था. आई हैड डन MBA 2 years ago. मैं तुमसे बेहतर हूँ, यानी कि देन का यूज करेंगे. कंपेयर कर रहे हैं, आई एम बेटर देन यू. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना. नेक्स्ट है मैं 5 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा. 5 घंटा यानी कि 5 घंटे के अंदर ही पहुंच जाऊंगा, है ना. तो ये सेंटेंस विद इन 5 hours का यूज करेंगे. हम बोलेंगे आई विल कम बैक विद इन 5 hours. विद इन 5 hours. मैं 5 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा. आई विल कम बैक विद इन 5 hours. ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है टूवर्ड्स या टूवर्ड. दोनों एक ही है. ठीक है, बात एक ही. अबाउट यानी कि के बारे में. टूवर्ड्स या टूवर्ड का मतलब होता है की ओर, एक डायरेक्शन बता रही हूँ. और अबाउट का मतलब होता है के बारे में. जैसे मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि मैं मंदिर जा रही हूँ. जैसे मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, एक मंदिर है. ठीक है, यहाँ पे मैं घंटी भी लगा, ये एक हमारा मंदिर है. ठीक है, अब मम्मी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो मैंने बोला कि मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ. मैंने ये नहीं बोला कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैंने बोला कि मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ. मान लो मंदिर से होते हुए मैं एक मैं यहाँ मार्केट में पहुंच गई. मंदिर के पीछे मार्केट है, तो मैं मंदिर से होते हुए जा रही हूँ. तो मैंने मम्मी को ये नहीं बताया कि मैं मार्केट जा रही हूँ. मैंने मम्मी को बोला कि मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ. तो मैं वहां पर टूवर्ड्स या टूवर्ड का यूज करूंगी. लेकिन अगर मुझे ये बोलना होता कि मैं मंदिर ही जा रही हूँ, यानी कि आप सीधे मंदिर ही जाओगे, तो वहां पे टू का यूज करेंगे. आई एम गो टू टेम्पल. मैं मंदिर जा रही हूँ. अब अगर मैं बोलूंगी कि मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल. टूवर्ड्स यानी कि मंदिर की ओर जा रही हूँ. ठीक है, ये सेंटेंस को मैं बोलती I am going towards the temple. तो अगर मैं टेम्पल की ओर जाती हूँ, यानी कि टेम्पल नहीं जाती हूँ, टेम्पल की ओर जाती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल. लेकिन अगर मैं टेम्पल ही जाती हूँ, तो मैं टूवर्ड्स की जगह क्या यूज करूँगी, टू का. आई एम गोइंग टू द टेम्पल. ओके, क्लियर. नेक्स्ट है मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ. के बारे में यानी कि अबाउट का यूज करेंगे. तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई नो एवरीथिंग. मैं सब कुछ जानती हूँ. आई नो एवरीथिंग अबाउट
हिम, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। तुम मुझे अपने देश के बारे में बताओ, तो के बारे में, ये सेंटेंस को आप फ्रेम करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रीपोजिशन है हमारी बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, विदाउट का मतलब होता है के बिना। बिहाइंड यानी कि जनरली पीछे की बात करते हो तो हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। जैसा मेरे घर के पीछे एक पेड़ है तो बिहाइंड का यूज़ करेंगे। आफ्टर यानी कि के बाद, जैसे शुक्र के बाद शनिवार आता है तो हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। विदाउट यानी कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते, यानी कि विदाउट का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे कि मेरे घर के पीछे एक पेड़ है तो पीछे की बात करें तो क्या यूज़ करेंगे, बिहाइंड का। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस। नेक्स्ट है यानी कि पीछे की बात करोगे तो बिहाइंड का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है, ठीक है, तो के बाद यानी कि आफ्टर का यूज करेंगे। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे, यानी कि फ्राइडे के बाद गुरुवार आता है, सॉरी शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है। फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे। हमें बिना टिकट के यात्रा नहीं करनी चाहिए, यानी कि बिना के बिना, विदाउट टिकट। ओके, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। जैसे हम पानी के बिना नहीं जी सकते, मतलब मैं पानी के बिना नहीं जी सकती, आई कांट लिव विदाउट वाटर, है ना। तो के बिना यानी कि विदाउट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ये थे हमारे आज के सारी प्रीपोजिशन। देखिए इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे प्रीपोजिशन सिखाया है। अगर आप ध्यान से अगर एक ही वीडियो को पूरा एकदम ऑनेस्टी के साथ अपना 1 घंटा लगाकर इसे देखते हो ना, तो आपको सारे प्रीपोजिशन समझ में आ जाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस तो करना ही है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। तो इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो आप बताइए, जो मैंने होमवर्क दिया है उसे ज़रूर फ्रेम कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रीपोजिशन की क्लास कैसे लगी। आपको कुछ नया, आपको कुछ यूनिक तरीके से सीखने को मिला, यानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अगर एक कमेंट करते हो, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट करते हो, तो उसे बाकी स्टूडेंट देखेंगे। क्योंकि हम जब कोई वीडियो को जब ओपन करते हैं तो वहाँ पर पहले हम कमेंट को देखते हैं कि क्या क्या कमेंट है, कैसा रिस्पॉन्स है। कमेंट बढ़िया रहेगा तो हम वीडियो को पूरा देखते हैं, वरना हम छोड़ देते हैं। तो कमेंट ऐसा कीजिए अगर आपको लगता है, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ कि आपको कमेंट करना है, अगर आपको लगता है कि मैंने पूरी शिद्दत से आपको प्रीपोजिशन की क्लास अच्छे से करवाई है, आपको समझ में आया है, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका कमेंट देखकर बाकी स्टूडेंट भी इसे ज्वाइन करें। और जितना आप कमेंट करोगे ना, उतना ये वीडियो का रिच बढ़ेगा और बहुत सारे स्टूडेंट के पास जाएगी। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन, स्पीकिंग और ग्रामर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी। मैं हर दिन आपको ऐसे ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और मैंने टेंसेस, मॉडल्स, हर टॉपिक मैंने इतनी बढ़िया से ही एक्सप्लेन करके आपको बताया। तो अगर आप मॉडल सीखना चाहते हो ना, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे मॉडल्स वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल ईजी होता है, बिल्कुल सरल तरीका होता है, ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए। और राइट साइड क्लिक करके अगर आप हमारे पॉडकास्ट में जाते हो तो पॉडकास्ट में आप देख सकते हो, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है ना, वो टॉपिक देख सकते हो। या तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, पॉडकास्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको एक 30 डेज की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलेगी, एक आपको 60 ग्रामर रूल्स का कोर्स मिलेगा, एक 15 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की कोर्स मिलेगी, एक 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की कोर्स मिलेगी। मतलब हर कोर्स को, अगर आप एक कोर्स को भी ज्वाइन करते हो ना, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी ग्रामर वीक है तो या तो आप 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करो या 60 ग्रामर रूल्स को ज्वाइन करो। दोनों में से कोई कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में मैंने बहुत ही अच्छे से इंग्लिश की ग्रामर को सिखाया है। दोनों में से कोई भी कोर्सेज को ज्वाइन करते हो ना, तो आपको
आपके ग्रामर की टेंशन तो भूल ही जाओ, और ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा तो या तो आप 15 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो या 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के कोर्स को ज्वाइन करोगे। 15 डेज की कोर्स को ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, 10 डेज के कोर्स को ज्वाइन करोगे तो उसमें कम मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप पॉडकास्ट के जरिए आप वीडियोस को लगातार सीक्वेंस बाय देखोगे ना तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।